हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी अड्डा 24/7। बच्चों, मेरा नाम हर्ष है और मैं आपका बिजनेस सीरीज का मेंटर हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने बिजनेस सीरीज के चैप्टर नंबर 6 को, जो कि होने वाला है स्टाफिंग। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग एक लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, टाइम टेकिंग चैप्टर है और एक क्लास में आपको पूरा का पूरा स्टाफिंग समझाऊंगा। वन शॉट की ये क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टाफिंग के अपने चैप्टर को और सबसे पहले समझते हैं स्टाफिंग या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये होता क्या है। अब यार देखो, बस एक लाइन में समझ जाओगे सारी की सारी कहानी। सेलेक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सही इंसान को सही समय पे सही काम देना, ये स्टाफिंग होता है। ठीक है भाई, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सही इंसान को सही समय पे सही काम देना, इसे कहते हैं स्टाफिंग। अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करने के बाद आपने प्लान बना लिए, फिर आपने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, आपने रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए, आपने स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया, आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी बना डाली। लेकिन उन लोगों का क्या जो काम करने आ रहे हैं, भाई कुछ लोग होने चाहिए ना एम्प्लॉइज में जो आपके लिए काम करेंगे। सारा काम मैनेजमेंट या सारा काम सीईओ या सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सारा काम आपका मैनेजर नहीं कर सकता है। उसको लोगों की जरूरत है काम को निकलवाने के लिए, काम को करने के लिए। याद करिए मैनेजमेंट की वो लाइन, जब मैंने आपको पहली बार मैनेजमेंट पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद द पीपल इन द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, लोगों से काम निकलवाने की आर्ट है, और वो लोग जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में ऑलरेडी डिवाइडेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो स्टाफिंग है ना, स्टाफिंग का मतलब ही यही है कि आपको कुछ लोगों को लेके आना है ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपके एम्प्लॉइज होंगे, जो आपके वर्कर्स होंगे, जो आपके लेबर्स होंगे और जो आपके लिए काम करेंगे, आप उनको सैलरी देंगे। बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप यहां पे क्रिएट होगा। स्टाफिंग का यही मतलब है कि स्टाफ को लेके आओ। और मैंने आपको वो जो लाइन बताई कि राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट जॉब, ये लाइन अपने कॉपी में पेपर में जरूर लिख के आना, नंबर पूरे मिलने की मतलब इसमें चांस बढ़ जाते हैं। एग्जामिनर ये लाइन को देख के इन्वर्टेड कॉमा में बड़ा खुश हो जाता है। तो ये लाइन जरूर अपने आंसर में पुट इन करना जहां पे भी स्टाफिंग का मतलब पूछा जाए। अब एक बार पढ़ के देखते हैं। स्टाफिंग मींस अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। और एक बात, सिर्फ लोगों को लेके नहीं आना, ऐसे लोगों को लेके आना है भीड़ में जो कॉम्पिटेंट हैं, जो काबिल हैं। तो सिर्फ कॉम्पिटेंट लोगों को आपको उठाना है, जो काबिल हैं उनको आपको उठाना है। ठीक है भाई, तो कॉम्पिटेंट पर्संस को उठाना है अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आप किस पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए इंसान को ले रहे हैं, भैया वो डिपेंड करता है कि आपका बंदा जो है कॉम्पिटेटिव होना चाहिए। जो पोस्ट है, जैसी पोस्ट है, मान लो किसी लेबर की पोस्ट है, तो भाई आप देखो कि वो जो लेबर आप ला रहे हो वो स्किल्ड है या नहीं है। पता चला लेबर आया और उसको कुछ आता ही नहीं है। मान लो आप प्लम्बर को लाना चाहते हो, प्लम्बर को कुछ आता ही नहीं है प्लम्बिंग में, अब 3 महीने आपने लगा दिए उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में, पता चला आपका उल्टा पैसा खर्च हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको स्किल्ड लोगों को लेके आना है। अब मान लो आप मैनेजर को पकड़ रहे हो, तो मैनेजर एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनेजर ने उस फील्ड में कुछ ना कुछ काम तो किया ही हो। पता चला 3-4 महीने लग गए आपको मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देने में, मैनेजर को ट्रेनिंग देने में, तो आपको लाना है कॉम्पिटेंट लोगों को। फिर बात करते हैं, इट मींस दैट मोर कैपेबल पर्संस आर अपॉइंटेड ऑन मोर इंपॉर्टेंट पोस्ट। इसका ये मतलब हुआ कि ज्यादा कॉम्पिटेंट लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जाए, कम कॉम्पिटेंट लोगों को कम कॉम्पिटेंट पोस्ट दी जाए। सिंपल सी बात है, जो आदमी काबिल है उसको अच्छी पोस्ट दो, जो आदमी थोड़ा काबिल कम है उसको थोड़ी कम अच्छी पोस्ट दो, जो आदमी बिल्कुल भी नाकाबिल है, बिल्कुल भी काबिल नहीं है, उसको थोड़ी और कम इंपॉर्टेंट पोस्ट दो। जितनी पोस्ट इंपॉर्टेंट होगी उतना काबिल इंसान आपको लाना पड़ेगा उस पोस्ट के लिए। अब अगर आईएएस किसी को बनाना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में किसी इंसान को डालना है, तो वो ऐसा होना चाहिए जो यूपीएससी क्रैक करके आया हो। अब यूपीएससी क्रैक करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है, प्री मेंस इंटरव्यू देना पड़ेगा उसके लिए। तो कोई भी ऐरा गैरा आईएएस नहीं बन जाता है। इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट लोगों को आप लाते हो, कॉम्पिटेंट लोगों को लाते हो। कैसे लाते हो वो आप अलग अलग तरीके की चीजें कर सकते हो, रिटर्न इंटरव्यू ले सकते हो, सिलेक्शन टेस्ट ले सकते हो, जिसके बारे में अपन जो है आगे बात करने वाले हैं। तो भैया सिंपल सी बात है कि मोर कैपेबल पर्सन, ज्यादा कैपेबल या ज्यादा काबिल लोगों को आपको लेके आना पड़ेगा इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए, एंड कंपैरेटिवली लेस कॉम्पिटेंट लोगों को आपको लाना पड़ेगा लेस इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है, पोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेंट लोगों को लाओ, पोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो कॉम्पिटेंट लोग नहीं भी होंगे तो चलेगा। और अब बात करने वाले हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग की। बताया मैंने आपको कई बार कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खूबियां या खासियतें, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है फायदे, और लिमिटेशंस का मतलब हो गया नुकसान। तो मतलब इस टॉपिक में हम ये समझने वाले हैं कि स्टाफिंग की फीचर्स क्या क्या है।
और यार फीचर देखो, बेसिकली क्या होगा, स्टाफिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आप प्लानिंग करते थे, एक कागज पे करते थे, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज थी, ठीक है, कहीं भी ह्यूमन बींग्स का नाम आ रहा था? नहीं आ रहा था। आप ऑर्गेनाइजिंग करते थे, आप असाइनमेंट करते थे ड्यूटीज को, यहां पे प्रॉपर तरीके से स्टाफिंग किसकी करनी है? इंसानों की करनी है। तो इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन बींग्स। उसके बाद स्टाफिंग को हमेशा 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 एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन माना गया। कभी भी स्टाफिंग को ऐसे ही नहीं लिया गया कि भैया किसी को भी ले आओ, हम उसको काम सिखा देंगे, कर लेगा। बेटा ऐसे ही किसी को आईएएस बना दोगे तो जिला ले डूबेगा, ठीक है ना। उसके लिए प्रॉपर एक पेपर देना पड़ेगा, एक इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा, अपने आप को उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा अगर आपको आईएएस बनना है। अगर आपको एक कंपनी की, बड़ी कंपनी की मैनेजरियल पोस्ट संभालनी है तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, आपकी जो स्किल्स होनी चाहिए ना, वो जॉब को मैच करने वाली होनी चाहिए। और वो जॉब को मैच कैसे करेगी? इसीलिए स्टाफिंग एक अलग ही मैनेजरियल फंक्शन हमेशा से माना गया। मतलब ये इसको प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी गई स्टाफिंग को, पहले नहीं दी जाती थी। मैं इतना जोर इस पॉइंट पे इस वजह से दे रहा हूं कि पहले नहीं दी जाती थी। वो जो कहानी है वो मैं एचआरएम में आपको समझाऊंगा। इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम एक टॉपिक आता है जहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है हमारी सोसाइटी में। तो भैया पता लगता है कि पहले एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफिंग की कोई बहुत चिंता नहीं करता था कोई, ठीक है। ओके, थर्ड बात आती है एसेंशियल ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शंस। हमारा जो स्टाफिंग है ना, वो सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग करेगा कौन? एम्प्लॉय ही तो करेगा, मैनेजर ही तो करेगा। ऑर्गेनाइजिंग करेगा कौन? मैनेजर ही तो करेगा। अगर इंसान काबिल नहीं होगा तो क्या प्लानिंग करेगा? वो खराब कर देगा सारा काम, सारा प्लानिंग जो है खराब बना देगा, चौपट कर देगा बिल्कुल। अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग करवानी है तो कौन करेगा? मैनेजर ही तो करेगा। मैनेजर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? खुद सोच के बताओ। डायरेक्टिंग कौन करेगा? इंसान ही तो करेगा। कंट्रोलिंग कौन करेगा? इंसान ही तो करेगा ना। तो भैया अब खुद आप जज करके बताइए कि स्टाफिंग एक एसेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन है या नहीं है। तो ओके, अब आपका आंसर होगा हाँ जी सर है। रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बात और स्टाफिंग जो है ना वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपने सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ना, मैनेजमेंट में आपने पढ़ा था। रिलेट करिए अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉलेज को, कि आपने पहले क्या पढ़ा था और अब क्या पढ़ रहे हैं। रिलेट करके पढ़ेंगे तो मजा आएगी बिजनेस स्टडीज में। आपने जब मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ा था, याद करो बच्चों, आपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा था। ऑर्गेनाइज मतलब ऑब्जेक्टिव तीन तरीके के होते हैं, एक पर्सनल, एक सोशल और एक ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल के तीन पार्ट्स होते हैं, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, ठीक है। ओके, आपने सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। एंड कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव मैंने आपको जो है लिखने के लिए बताए थे। पहला, पॉल्यूशन ना करें। दूसरा, फेयर क्वालिटी के सामान बनाएं, फेयर और रीजनेबल रेट रखें। और एक दो तीन बताने के बाद मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी सोसाइटी में डालें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि इंडिया में आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। आप रेलवेज को देख लीजिए, टाटा को देख लीजिए, सहारा को देख लीजिए, रिलायंस को देख लीजिए, विप्रो को देख लीजिए, इन्फोसिस को देख लीजिए। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स में से एक हैं। तो इनका धर्म है, इनका सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयमेंट। और दूसरी बात, जो जिस एम्प्लॉय को आप लेके आ रहे हैं ना, उसको बंधुआ मजदूर जो है, मतलब बंधुआ मजदूर ना समझ लो, उसको एम्प्लॉय ही समझो। उसकी अपनी पर्सनल नीड्स हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी अपनी कंपनी खोल के बैठे हो तो वो आपका नौकर हो गया। ठीक है, नौकरी तो कर रहा है लेकिन नौकर भी नहीं समझना है उसको, समझ रहे हो। उसको जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जैसे कि भाई कोई एम्प्लॉय काम करने आ रहा है, उसको हवा, पानी, वेंटिलेशन, ठीक है, बेटर वर्किंग कंडीशन, रेस्ट, फटीग स्टडी। याद करो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फटीग स्टडी में क्या बताया था? रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए, खाना मिलना चाहिए, एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो भैया ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है स्टाफिंग। और पांचवा पॉइंट क्या कहता है ये देख लेते हैं। स्टाफिंग जो है उसको, स्टाफिंग एक ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है बच्चों इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। अब इसको याद करो, एनवायरनमेंट में पढ़ाया था, बिजनेस एनवायरनमेंट में। आप देख रहे हो जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे पीछे की चीज जो पीछे छूट गई हैं, जो चीजें जिनको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उनसे रिलेट करना पड़ेगा अपने आंसर्स को। बोर्ड्स में या सीयूईटी में अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो तो आपको रिलेट करके पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि जो है अपने आंसर्स को सटीक तरीके से लिख पाओ।
पता चला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज ना हो जाओ। इसके अलावा अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भैया आपको जो आंसर्स लिखने हैं वो लंबे होने चाहिए। भाई 6 नंबर का अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो, पूछा गया है व्हाट इज स्टाफिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, तो आप ये 4 लाइन लिख के नहीं आ सकते हो, आपको फिर 3-4 पन्ने भरने पड़ेंगे। एंड 3-4 पन्ने कैसे भरोगे? जब आपके अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि सर ने क्या बताया था एंड मैंने किताबों की लाइन से क्या ढूंढा है आंसर में लिखने के लिए, समझ रहे हो? तो भैया पढ़ना भी जरूरी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी जरूरी है। ओके, तो मैंने बताया था कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट में 2 तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में वैल्यू सिस्टम और ह्यूमन रिसोर्स, लेबर यूनियन, ये सब बताया था, याद होगा। एंड इसी के साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 2 एनवायरनमेंट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में कस्टमर, सप्लायर्स, है ना, कॉम्पिटिटर्स, और मैक्रो में इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल, ये 5 बताए थे, याद होगा। अगर नहीं याद है, अगर तुमने नहीं देखी है वो वीडियो, तो भैया इसके पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की 3rd क्लास पड़ी हुई है वन शॉट में प्लेलिस्ट में, वो जाके देख लेना, ठीक है। स्टाफिंग तो 6वां चैप्टर है, उसके पहले 5 चैप्टर कवर हो चुके हैं, पहले वो देख लो, पहले वो समझ लो। अब स्टाफिंग को इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जो है अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये बताता हूं। देखो, इंटरनल, मान लो कि भैया इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, अब आपको जो है लेबर यूनियन, मैं इंटरनल में एक एग्जांपल लेता हूं लेबर यूनियन का। अब लेबर यूनियन आपको परेशान कर रही है कि भैया जितने लेबर हैं उनसे काम नहीं हो पा रहा है और लोगों को लेके आओ, है ना, मोर आर नीडेड। उस केस में आपको स्टाफिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद मान लो कि भैया लेबर यूनियन की दूसरी डिमांड है कि भैया पानी, वेंटिलेशन या वर्किंग कंडीशन थोड़ी बेटर करो, तो आपको वर्किंग कंडीशन भी बेटर करनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं इंटरनल इन्वायरमेंट का पूरा कंट्रोल है, पूरा इफेक्ट है। अगर मैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करूं तो बेटा इंटरनल इन्वायरमेंट आपके हाथ में होता है, मतलब बिजनेस के कंट्रोल में होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। बिजनेस चाहे तो इंटरनल इन्वायरमेंट को थोड़ा इंप्रूव भी कर सकती है, बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है। अब बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन एनी केस, बस उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचना है एंड प्रॉफिट में बदलना है। अब मान लो कोविड-19, बेटा आपको याद होगा जब लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरियां खो देनी पड़ी, बहुत सारे ले ऑफ्स हो गए, लोगों को निकाल दिया गया अपनी अपनी नौकरियों से। एंड ये पूरी दुनिया में देखने को मिला, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है कि इंडिया में ही ऐसा हो रहा था गलत बेटा, पूरी दुनिया में लोगों ने अपनी नौकरियां खोई। वो टीचर जो स्कूल में सालों से पढ़ा रहे थे, क्योंकि वो ऑनलाइन मोड में स्विच नहीं कर पाए, नीड ऑफ द आवर को समझ नहीं पाए, उनको भी नौकरियों से निकाला गया है। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर जो सालों से यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे थे, भाई कॉलेज यूनिवर्सिटीज वालों ने क्या कहा कि सैलरी देने का पैसा नहीं है मेरे। अब इसमें भी मतलब कुछ और भी बातें हैं, जैसे बच्चों से तो साल भर की फीस ले ही रहे ना, तो सैलरी देने का पैसा नहीं है, ये तो कुछ बात समझ में नहीं आई। बट उनका ये भी कहना था कि भैया काम नहीं कर रहा तो पैसा काहे दे, दोबारा हायरिंग कर लेंगे, ठीक है, लोगों की कमी तो है नहीं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में। तो कोविड-19 के समय पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी कुछ ऐसे बन गए थे बच्चों, जहां पे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, स्टाफिंग कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गई, ठीक। ओके, तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, और मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्टाफिंग किस चिड़िया का नाम है। इतना तो अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा स्टाफिंग में बेसिकली करना क्या है, अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ के हायरिंग करनी है, अपने बिजनेस में लेके आना है। इंपॉर्टेंट समझते हैं। अच्छा, एक बात और, चैप्टर बड़ा है तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, और आप कह सकते हो कि भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। एंड साथ ही साथ नोट्स बना रहे हो ना, नहीं बना रहे हो, अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहे हो तो बनाना शुरू कर दो, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स बोर्ड्स में बहुत, सीयूईटी में बहुत काम आते हैं। जो अपने बनाए हुए नोट्स है ना, उनसे एक फीलिंग निकलती है कि यार मेरी मेहनत है साल भर की, मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा। और कहीं से किसी से नोट्स ले लोगे ना तो मजा नहीं आएगी। फोटोकॉपी तो कराना बहुत आसान है, बट अपने नोट्स में एक भावनाएं निकल के आती हैं। इंपॉर्टेंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग का जो पूरा प्रोसेस है, जब आप मुझसे पढ़ोगे ना तब आप कहोगे हाँ सर इंपॉर्टेंट तो है। तो भैया स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेंट लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आने के लिए, ठीक है। तो डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। अब आप सोचोगे सर इतना भी क्या इंपॉर्टेंट है कि आप इतना जोर से बोल रहे हो कि भाई इंपॉर्टेंट है। यार बड़ी सिंपल सी बात है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मैंने आपको बताया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करने के लिए और फलक तक पहुंचाने के लिए लोग ही जिम्मेदार होते हैं।
ठीक है, हमारे देश को आजादी भी लोगों ने ही दिलाई है, तो लोगों की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टाफिंग की प्रोसेस में आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जहां पे आपको वो चीजें सुन के बड़ी मजा आएगी एंड आपके करियर के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। जैसे मैं आपको इंटरव्यूज के बारे में बताने वाला हूं, मैं आपको टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं, तो ये सारी चीजें के लिए वीडियो आगे तक देखो। हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। जो स्टाफिंग है ना, वो लोगों को सिर्फ हायर करने की बात नहीं करता है, हायर करने के बाद उनको ट्रेनिंग देने की, उनको डेवलप करने की, उनको एजुकेशन देने की बात भी करता है। परफॉर्मेंस बेसिकली बेटर बनाने की बात करता है। हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। बेटा लोग काम करते रहेंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव भी करेगी और ग्रो भी करेगी। बड़ी सिंपल सी बात है, लोगों ने काम रोक दिया ना तो फिर स्वाहा। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, जिन लोगों को आप हायर करके ला रहे हो उनसे काम निकलवाने की जो पूरी पुरजोर कोशिश होगी, जो कवायद होगी, वो भी आप स्टाफिंग में ही करोगे। एंड द लास्ट वन इज हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। जॉब सेटिस्फैक्शन ये क्या होता है सर, बताता हूं। कभी सरकारी नौकर को देखा है? सरकारी नौकर यानी कि जो सरकारी नौकरी कर रहा हो, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कभी वो अपनी नौकरी की बुराई नहीं करता है। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर वाला लड़का या एक प्राइवेट सेक्टर वाला लड़की मतलब वो क्या करेंगे, हमेशा ही अपने मैनेजर को कोसना, अपने कंपनी को कोसना, ऐसा करते रहते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कभी सुना है वो ये कह दे कि मेरी नौकरी बहुत खराब है? कभी नहीं सुना होगा। सरकारी नौकरी वाले को जन्नत प्राप्त हो गई है नौकरी पाके। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड बहुत है, उसको सैलरी टाइम से मिलती है। कोविड-19 हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, फर्स्ट वेव हो जाए, सेकेंड वेव हो जाए, 50वीं वेव हो जाए, उसको सैलरी मिलती रहेगी। सैलरी सरकार दे रही है, सैलरी तो मिल रही है जिंदगी भर, उसके बाद पेंशन उसको मिल रही है। चोट चपाट लग जाए तो खर्चा मेडिकल का उसको मिल रहा है, इंश्योरेंस वो मिल रहा है, रिटायर होगा तो पेंशन, ग्रेचुटी, पीएफ सब मिला के 1 करोड़ रुपए उसको मिल जाएगा। उसके बाद घर, अगर क्वार्टर्स में रह रहा है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहा है, तो घर मिल रहा है 2-3 हजार रुपए में 3 कमरे का। अच्छा, और क्या क्या मिल रहा है? और उसको भरपूर छुट्टियां मिल रही हैं। हर 2-3 साल में पे कमीशन आ जाता है, जैसे 7वां पे कमीशन, 8वां पे कमीशन, तो उसकी सैलरी भी टाइम टाइम से बढ़ जाती है। दिवाली होली में उसको बोनस भी मिल जाता है और 2-3 लोग उसको लाके उसके घर में आम की पेटी और जो है काजू कतली भी दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया सरकारी बाबू है तो अपना चलो उसको कुछ भेंट कर देते हैं। वो सब भी उसकी इनकम हो रही है। अब ये सब तब हो रही है जब ऊपरी नहीं है, अगर ऊपरी है तब तो अलग ही लेवल का जॉब सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। ठीक है, जोक्स अपार्ट, है ना। लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फैक्शन बड़ी हाई रहती है, कभी भी अपनी नौकरी की बुराई नहीं करता। तो वो कब होगा? जब आप स्टाफिंग, अब वो प्राइवेट नौकरियों में भी आजकल भैया वो कल्चर बन रहा है कि लोग आपके यहां सेटिस्फाइड फील करेंगे काम करके। वो परक्विजिट्स, वो बेनिफिट्स, वो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं कहीं ना कहीं। तो आपको क्या करना है? आपको अपने एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है, उनको संतुष्टि देनी है। एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मोरल हमेशा अप रखना है, अब हमेशा बूस्ट रखना है। हमारा एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड फील करे, ऐसा भी हमको मान के चलना है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि भैया एम्प्लॉय को रखो खुश। एम्प्लॉय आपको खुश रखेगा कैसे? अपना काम करेगा, अपना जो भी उसका असाइंड ड्यूटी होगा वो मन लगा के पूरी तन मन धन से करेगा एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस। आपको कॉम्पिटेंट लोगों को लाना है, आपको परफॉर्मेंस बेटर करनी है, आपको कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ भी स्टाफिंग से मिलेगी, आपको ह्यूमन रिसोर्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन स्टाफिंग से मिलेगी, जॉब सेटिस्फैक्शन वगैरह भी आपको स्टाफिंग से ही मिलेगी। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट बिगेस्ट टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स। अगर मैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करता हूं बच्चा पार्टी, तो इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? पेपर में थोड़ा कम देखा जाता है क्योंकि इस चैप्टर में वैसे भी पेपर में देने के लिए एग्जामिनर के पास बहुत कुछ है। रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट के ऊपर केस स्टडी है, सिलेक्शन के ऊपर केस स्टडी है। इस बार वाला जो 2023 में सीयूईटी का पेपर हुआ था, वहां पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं केस स्टडी में, और एक एक केस स्टडी से 9 क्वेश्चन पूछे गए। तो अब आप समझ लो इसकी इंपॉर्टेंस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब पढ़ने की कितनी ज्यादा आपकी लाइफ में बढ़ जाती है। बोर्ड्स की बात करता हूं तो ये राइटिंग में मुझसे लिख के ले लो कि रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन की एक केस स्टडी, 1 4 नंबर 6 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2-4 नंबर में ऑफ द जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग पूछा ही जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका 6 से 7 नंबर 8 नंबर बोर्ड्स में लेके आएगा आपके पास।
इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, लेंदी चैप्टर है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो सर ये अगर कम इंपॉर्टेंट है तो पढ़ क्यों रहे हैं? बेटा पढ़ रहे हैं क्योंकि पार्ट ऑफ द चैप्टर है एंड स्टाफिंग को समझने में और हेल्प करता है, आपके आंसर को बेटर बनाने में और हेल्प करता है। तो चलिए समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग में क्या अंतर है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉइज। बेटा सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमेशा ही एक बड़ा कंसेप्ट रहा है, ठीक है, HRM, और स्टाफिंग उसका छोटा सा पार्ट रहा है। इतनी बात आपको आई गेस समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जहां पे आप पूरी स्ट्रेटेजी लगाते हो क्या करने की, नर्चर मतलब आप कह सकते हो कि भैया एम्प्लॉय को नर्चर करना, एम्प्लॉय को नर्चर करना एंड सपोर्ट करना एंड इंश्योरिंग अ पॉजिटिव वर्कप्लेस एनवायरनमेंट, कि आपका जो वर्कप्लेस है, जहां पे भी आपका ऑफिस है, जहां पे भी आपकी इंडस्ट्री है, जहां पे भी आपकी फैक्ट्री है, वहां का जो वर्कप्लेस है ना भाई वो पॉजिटिव रहे। समझ रहे हो बात को? पॉजिटिव रहे मतलब कि हर इंसान आके सुबह सुबह सड़े हुए मुंह से ना आए, ठीक है, वो आए खुशी खुशी आए, काम करे, मोटिवेटेड रहे, हाई ऑन द मतलब फुट रहे, बिल्कुल एकदम काम करने के लिए रेडी रहे और हमेशा मोटिवेटेड फील करे। कैसे होगा भैया? वो जब आप HRM अच्छे से करोगे, मैनेजमेंट अच्छे से करोगे। इट्स फंक्शन वेरी अक्रॉस डिफरेंट बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री बट टिपिकली इंक्लूड रिक्रूटमेंट कंपनसेशन। अब कहा जा रहा है कि अलग अलग बिजनेस, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए HRM अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज तो इसमें आती ही हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो। जैसे रिक्रूटमेंट का एक नाम लिया है, कंपनसेशन आता है, इसमें बेनिफिट्स आते हैं, कंपनसेशन मतलब एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह, ट्रेनिंग आता है, डेवलपमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस आता है, तो ये सारी चीजें। अच्छा एक बात और समझ लो, कंपनी कैसी होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। एक जब आप अभी तो आप स्टूडेंट हो, फर्ज करो कि यार तुमने CUT का पेपर निकाला है, पहले बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए हैं, CUT का पेपर निकाला है, CUT का पेपर निकालने के बाद तुमने एक अच्छे से बेहतरीन से कॉलेज में एडमिशन लिया है, वहां से पढ़ाई करने के बाद तुमने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद यू आर इन अ जॉब, आप एक नौकरी कर रहे हो, आप एक कंपनी में हो, आज से मान के चलो 7 साल बाद, 1 साल 12th का, 5-6 साल PG और UG करने के लिए। अब जब आप एक नौकरी कर रहे होगे, नौकरी में आपकी सैलरी होगी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी होगी। आप हमेशा ग्रोथ के लिए एक नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी पे जाओगे अगर प्राइवेट में कर रहे हो, ठीक है। आप जब दूसरी में जाओ ना तो पहले वाले की बुराई मत करो, बस कंपनी इतनी अच्छी होनी चाहिए, छोड़ के भले एम्प्लॉय निकल जाए लेकिन अपनी पुरानी जॉब की बुराई ना करे, अपनी पुरानी कंपनी की बुराई ना करे। अगर कोई उससे पूछे कि यार वो फला कंपनी कैसी है, तो एम्प्लॉय तब भी यही बोले कि यार बहुत अच्छी कंपनी है। तो भैया तुमने क्यों छोड़ दिया? अरे यार मेरे कुछ अपने रीजन से, वैसे मैंने पैसे के लिए छोड़ दिया या अदर कोई भी रीजन है, मैंने उसके लिए छोड़ दिया। लेकिन पीठ पीछे बुराई ना करे कंपनी की, कंपनी ऐसी होनी चाहिए। अपने एम्प्लॉयज को ऐसा ट्रीट करिए कि वो आपकी कंपनी से निकलने के बाद भी आपकी तारीफ करें। उससे पता है क्या होगा? मार्केट में इमेज अच्छी बनेगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। अब बात करते हैं बच्चा पार्टी, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये आया कहां से? हमेशा से तो नहीं पढ़ते थे सर, हमेशा से तो नहीं था इतनी जागरूकता लोगों में, बिल्कुल सही बात है, इतनी अवेयरनेस हमेशा से लोगों में नहीं था। सबसे पहले आया लेबर वेलफेयर स्टेज, ठीक है। पहले के जमाने में जो बिजनेसेस होते थे वो स्मॉल होते थे। अब आप ऐसे ऐसे कीवर्ड लिख सकते हैं जैसे बिजनेस डैश स्मॉल, बिजनेसेस जो होते थे वो स्मॉल होते थे एंड पहले के जमाने में ट्रेड यूनियंस वगैरह बहुत होते थे। ओके, अब कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी जो मैनेजमेंट के बीच में और ट्रेड यूनियंस के बीच में थोड़ा बातचीत करवा पाए। ट्रेड यूनियंस अलग ही रास्ते पे जा रहे हैं, मैनेजमेंट अलग ही रास्ते पे जा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही, बड़ी तकलीफ में। तो वहां से शुरू हुआ आपका लेबर वेलफेयर स्टेज, जहां पे उनको मीडिएटर की जरूरत थी जो ट्रेड यूनियंस के बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में एक ब्रिज कर पाए गैप को, है ना भाई। एक तरफ खड़े एम्प्लॉयर और एक तरफ हमारा बेचारा खड़ा है एम्प्लॉय। अब बीच में जो है ये दरार भरने का काम किसने किया? वो किया हमारे प्यारे लेबर वेलफेयर स्टेज ने। अब बात करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। अब धीरे धीरे क्या हुआ भैया? बिजनेस में फैक्ट्री सिस्टम आ गया। आपको भी पता होगा कि 90s में, 1800s में, 19s में क्या हुआ था भैया? इंडिया में भी फैक्ट्री सेटअप करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड यूके वगैरह में भी जो है कपड़े, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनने लगी, स्टील्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें बनने लगी थी। ओके,
और बिजनेस फैक्ट्री सिस्टम आ गया जहां पे प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, मैनी पीपल स्टार्ट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर वन रूफ। अब एक ही कंपनी के अंदर भैया बहुत सारे लोग काम करने लगे, एक एक हजार, एक एक दो दो तीन तीन हजार, चार चार हजार लोग काम करने लगे, यहां तक भी दो दो लाख लोग भी काम करने लगे जैसे रेलवेज में। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर इतना आदमी रहेगा तो बर्तन तो बजेंगे। अब बर्तन तो बजेंगे, बर्तन बजने के बाद उनको उठा के कौन रखेगा? पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक, many people start getting employment as a result the need for a person was felt whose job was to make employees available for the company। अब उन कंपनीज के लिए एम्प्लॉयज रहे, काम करें मन लगा के, पर्सनल मैनेजमेंट की स्टेज जो है आ गई कि भैया पर्सनल, समझ रहे हो, पर्सनल मतलब इंडिविजुअल को मैनेज करने की। पहले सिर्फ लेबर तक सीमित था, दोनों में अंतर क्या है? पहले सिर्फ लेबर तक सीमित था, सिर्फ लेबर यूनियन से डील करते थे, अब एम्प्लॉयज को भी डील करने लगे। ओके, moving to the next topic, third topic is HRM stage, third step is HRM। अब आज की दुनिया 21st सेंचुरी के लिए आ गई HRM स्टेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज। आज आप देखिए कोई भी कंपनी का रिक्रूटर होता है, वो पता है अपने नाम के आगे क्या लिखता है? ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, या वो कहता है कि भाई मैं ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट हूं और मैं हायरिंग कर रहा हूं, मतलब वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है एक्चुअली में। तो मतलब अब लोगों को भी मैनेज करने के लिए अलग ही डिग्री हो गई है, अलग ही पोस्ट हो गई है। 21st सेंचुरी में आज की डेट में क्या हुआ? अलग अलग बिजनेसेस एक्सपैंड करने लगे, एक्सपैंड किया तो एक कंट्री से बाहर भी जाने लगे। डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, ये सब उसके कुछ एग्जांपल हैं। गाड़ियों की कंपनी के नाम आप जानते ही हो, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, फोर्ड, ये सब इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में ट्रेवल करने लगी, है ना। और टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से बदलने लगी। जो चीजें लोगों ने सोची भी नहीं थी, आज से 40 साल पहले अगर आप किसी को बताते कि कोई ऐसी चीज आएगी जिससे हम यहां से बैठ के दिल्ली से बैठ के मुंबई बात कर सकेंगे, लोग हंसते थे इस बात पे कि ऐसी कोई चीज नहीं आने वाली। ठीक है, और अगर फोन्स होते भी थे तो वो होते थे तार वाले फोन, लैंडलाइन फोन, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले। आज आपकी जेबों में आपके फोन है। टेक्नोलॉजी वॉज चेंजिंग एट अ मच फास्टर पेस। In this situation, the need was felt for the training and development। और जहां पे इतने लोगों की रिक्वायरमेंट थी, जहां पे आए दिन टेक्नोलॉजी बदल रही थी, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड भी लोगों को लगने लगी। एंड ह्यूमन रिसोर्स वॉज नाउ कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हर ऑर्गेनाइजेशन का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहले आता है, एम्प्लॉइज बाद में आते हैं, अब तो ये भी हो गया है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अगर होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा, तभी तो एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए कोई होगा ना। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, दैट इज आपका पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस। अपन को यहां पे दो तरीके की प्रोसेस पढ़नी है। एक क्लास आपके लिए सोच रहा हूं लेके आऊं जहां पे आपको हर तरीके की प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। बट आफ्टर कवरिंग ऑल द वन शॉट्स, वो क्लास आपके लिए मैं पक्का लेके आऊंगा। एंड एक जो बच्चे भी मुझे इस रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, एक क्लास आपके लिए और लाऊंगा जहां पे आपको कीवर्ड्स बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ये सारे वन शॉट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप वॉचिंग इट, राइट। एंड भाई बात करते हैं अपने सिलेक्शन, अपने स्टाफिंग के प्रोसेस की। और ये जो प्रोसेस है ना, याद नहीं करनी, रीड तो करनी है। मेरे पीछे दिख रहा होगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे तो लिख लो, जैसे भी कर लो, ठीक है। याद तो करोगे लेकिन जानबूझ के याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद होगी। पता है कैसे? लॉजिक लगा के बताता हूं। सबसे पहले एक बात बताओ, तुम्हारी कंपनी खुली, तुम्हें समझना है कि तुम एक कंपनी के मैनेजर हो, तुम्हें अपने आप को यह मानना है कि तुम एक कंपनी के मैनेजर हो, एक कंपनी के मालिक हो। तुमने अभी एक कंपनी खोली है, तुम ही कंपनी के जो है मतलब पूरे मालिक हकदार तुम ही हो। अब मुझे बच्चों आप लोग बताइए कि सबसे पहले अगर आप लोगों की बात करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कितने तरीके के काम है एंड कितने लोगों की जरूरत है, यानी कि आप मैन पावर प्लानिंग करोगे, कितने लोगों की जरूरत है, हाउ मेनी पीपल यू आर एग्जैक्टली नीडिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जब आपने एक बार प्लानिंग कर ली कितने लोगों की जरूरत है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको 1000 लोगों की जरूरत है। कितने लोगों की? 1000 लोगों की। ओके, फिर आप क्या करोगे?
फिर आप कहोगे, सोचोगे यार कि 1000 लोग एग्जैक्टली मिल जाएं, पॉसिबल नहीं है। भाई ऐसा करते हैं कि सबको बुलाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और कहते हैं अप्लाई करो, और फिर उनका इंटरव्यू वगैरह लेंगे, टेस्ट वगैरह लेंगे, और फिर उनको बाकियों को वापस कर देंगे, और जो अच्छे होंगे उनको रख लेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं रिक्रूटमेंट, जहां पे आप बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं एंड उनको क्या करते हैं, उनको आप उनकी सीवी, रेज्यूमे, बायोडाटा, जो भी आप कह लो, सीवी, रेज्यूमे, बायोडाटा, आपको उनको पढ़ते हो और देखते हो, अच्छा एमबीए क्या हुआ, हटाओ इसको, हमें तो एमकॉम वाला चाहिए, अच्छा बीकॉम है, हटाओ इसको, अंडर क्वालिफाइड है, अच्छा पीएचडी कर चुका है, नहीं इसको तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ एमकॉम चाहिए। यहां पे कहानी शुरू होती है रिक्रूटमेंट की, जहां पे आप सबको बुला लेते हो एंड फिर सबका जो चेकिंग प्रोसेस है ना वो शुरू करते हो। तो ठीक है भाई, रिक्रूटमेंट आपने किया, एडवर्टीजमेंट वगैरह दिया, और लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके यहाँ 5000 एम्प्लॉइज आ गए जॉब के लिए अप्लाई करने, और 5000 लोगों ने आपके यहाँ अप्लाई कर भी दिया। ठीक है भाई, तो 5000 लोगों ने आपके यहाँ अप्लाई करने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। ओके, 5000 लोग आ गए और उन्होंने अप्लाई कर दिया, फिर आप उनका सिलेक्शन करोगे। अब सिलेक्शन में आएगा इंटरव्यू लोगे, रिटन टेस्ट लोगे, अलग अलग रिटन टेस्ट होते हैं, वो उसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन में। तो आपने सिलेक्शन कर लिया एंड सिलेक्शन करने के बाद आपने जो है 4000 लोगों को वापस भेज दिया, ब्रैकेट का मतलब है माइनस कर दिया, बाकी 1000 लोगों को आपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया। ठीक है, मतलब 5000 में से 1000 लोगों को रख लिया और 4000 लोगों को वापस भेज दिया। फिर आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिर आपने उन 1000 लोगों का एक दिन रखा ओरिएंटेशन का, जहां पे आपने उनको बुलाया और अपनी कंपनी के बारे में पूरा बताया। ठीक है, ये सारे स्टेप को अभी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर आपने उनकी ट्रेनिंग करवाई, फिर आपने उनका डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट को साथ में कहते हैं, फिर आपने उनका प्रमोशन समझ रहे हो भैया, उनको 2-3 साल हो गया काम करते करते, अब उनको आपने प्रमोशन वगैरह दे दिया है, थोड़ा बाबू बना दिया है। उसके बाद आपने उसका ट्रांसफर भी आप कर सकते हो कि भैया अब वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो ऐसा करते हैं उसको दिल्ली में से अमेरिका भेज देते हैं, अमेरिका का बिजनेस देखेगा। ठीक है, तो ट्रांसफर हो गया। अप्रेजल यानी कि उसकी तारीफ करना, उसका पैसा बढ़ाना, इंक्रीमेंट बढ़ाना, बोनस देना, ये सारी चीजें अप्रेजल में आती हैं। एंड ऑब्वियसली वी कैन नॉट लीव रेम्यूनरेशन एज वेल, रेम्यूनरेशन में आप उसको पैसा देने की बातें करते हो। ये सारे स्टेप कहीं ना कहीं स्टाफिंग की प्रोसेस में आते हैं। और शुरू करते हैं हम लोग मैन पावर रिक्वायरमेंट से। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप अपनी कंपनी में किसी काम को लेके आते हो, आप सबसे पहले ये देखते हो कि कितने लोगों की जरूरत है मुझे इस काम को खत्म करवाने के लिए एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए। आपका जवाब मिलता है आपको वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस से। सर ये क्या होता है? सारे पत्ते धीरे धीरे खोलूंगा, सारी चीजें आगे ही हैं। सबसे पहले समझते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट को। मैन पावर रिक्वायरमेंट में सबसे पहले ये समझ लो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टाफिंग। ये बिल्कुल पहला स्टेप है स्टाफिंग का, जहां पे आप क्या करते हो, प्लान करते हो कि कितने लोगों की जरूरत है, मैन पावर कितने लोगों की जरूरत है, रिक्वायर्ड इन अ कंसर्न इन ऑर्डर टू मैच देम विद द जॉब रिक्वायरमेंट। जैसी जॉब है उस जॉब को करने के लिए कितने लोग चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो 1000 लोग चाहिए, और यहां पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको आज मान लो भैया चल रहा है 2023, आपको ये सोचना पड़ेगा कि 2024 में जब हम मुंबई में भी एक ब्रांच खोल लेंगे तो मुंबई वाली ब्रांच के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। मान लो 1000 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट्स आपको सोच के रखनी पड़ेगी कि भाई ठीक है 2023 में तो हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम 2024 में मुंबई में काम करेंगे ना तो 1000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। या आपको पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा, फ्यूचर को फोरकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है भैया जी, मैन पावर प्लान कर लिया। अच्छा, मैन पावर प्लानिंग में कुछ स्टेप्स आते हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहला आता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मैन पावर नीड्स। कितने लोगों की जरूरत है टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट। आपको यह भी देखना है कि आप एक्स्ट्रा लोगों को ना ले आए, आपको लेबर कॉस्ट को कम करना है। जिन लोगों को लाएं उनको कम से कम सैलरी पे लाएं। देखो किसी भी कंपनी का मोटा मोटा टारगेट ये होता है कि जो एम्प्लॉय आए वो बिल्कुल कम सैलरी पे आए, और एम्प्लॉय का टारगेट होता है कि जहां भी मैं नौकरी करूं मुझे बहुत सैलरी मिले। तो खींचातानी के बीच में एक अमाउंट फिक्स होता है। टू प्रोवाइड बेसिस फॉर ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग वगैरह कहां होगी ये सब भी देखना पड़ेगा आपको एज अ कंपनी। टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को एक्सपैंड करने का जो वो है ना उसके बारे में बात होगी। बिजनेस को एक्सपैंड करने का क्या मतलब है कि भाई अगर मैंने बताया ना आप दिल्ली में हो और दिल्ली में काम कर रहे हो, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है एंड मुंबई में आपको करना है काम, मुंबई में आपको 1000 लोगों की जरूरत है। आप बेसिकली दिल्ली टू मुंबई जा क्यों रहे हो? आप जा रहे हो क्योंकि आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। ठीक है ना, नजर आ रहा है ना? ओके,
पांचवा पॉइंट है टू मेक पॉसिबल द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। आपको यह देखना है कि जितने भी लोगों को आप ला रहे हो ना, आप उनसे पूरा काम निकलवाओ। पता चला 1000 लोगों को ले तो आए और पता चला भैया मुंबई में तो 500 लोगों की जरूरत है, 500 लोग खाली बैठे हुए हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट भी है उनके पास 3 साल का, अब पता चला खाली बैठे हैं, लो सैलरी बैठा के दे रहे हो। तो ऐसा भी नहीं करना है, सारी यूटिलाइज मैन पावर जितनी भी आपके पास ना, आपको उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिक्रूटमेंट। मैंने याद है आपको बताया था प्रोसेस में सबसे पहले क्या करेंगे, मैन पावर प्लानिंग करेंगे कि भैया कितने लोगों की जरूरत है, ये जानने की कोशिश करेंगे। देन आता है सेकंड पॉइंट, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में बेसिकली बेटा हम लोग क्या करते हैं, सारे लोगों को दावत देते हैं, आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आओ हमारे यहाँ और आके हमारे यहाँ अप्लाई करो। अपना एक सीवी लेके आओ जिसमें नाम, पता और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो, घर में कौन कौन है, एड्रेस कहाँ कहाँ है, कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, सब लेके आओ। फिर तुमको हम देखेंगे कि रखना है कि नहीं रखना है। रिक्रूटमेंट में आप सबको बुलाते हो, इनवाइट एप्लीकेशंस, आप एप्लीकेशंस इनवाइट करते हो कि आ जाओ आ जाओ, आओ और हमारे यहाँ आके नौकरी करो, ठीक है ना। वंस द रिक्वायरमेंट आर नोटिफाइड, एक बार आपको रिक्वायरमेंट पता लग गई कि कितने लोगों की जरूरत है ना, फिर आप बन जाते हो हीरो और आप करते हो सबको इनवाइट कि आओ हमारे यहां जॉब के लिए अप्लाई करो। एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू द इनविटेशन मेड टू द डिजायरेबल कैंडिडेट। अब कैंडिडेट क्या करते हैं, अलग अलग इनविटेशन के हिसाब से एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी मीडिया कंपनी में लोगों की जरूरत है, तो सबसे पहले भैया एंकर, कौन एंकर के लिए एक पोस्ट निकली है, 2 वीडियोग्राफिक्स वालों के लिए पोस्ट निकली है, ठीक है, 2 फोटोग्राफर्स के लिए पोस्ट निकली है, ओके, ठीक है, बैकएंड पे 2 पोस्ट निकली है, ठीक है, बैकएंड के लिए। अब ये क्या हो रहा है, अलग अलग प्रोफाइल की पोस्ट निकली है, आप जिस काबिल हो, आपने एमजेएमसी वगैरह, बीजेएमसी वगैरह कर रखा है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रखा है, एंकर के लिए जो है अप्लाई कर दो। अगर आपने वीडियोग्राफी का कोर्स कर रखा है तो वीडियो के लिए अप्लाई कर दो। अगर आपने फोटोग्राफी का कर रखा है तो फोटोग्राफर बन जाओ। अगर आपको बैकएंड की चीजें मैनेज करना आता है, बैकएंड पे चले जाओ। अलग अलग इन्विटेशन के हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो। रिक्रूटमेंट बेसिकली बात करता है कैंडिडेट की, करियर की, सीवी की, एप्लीकेशन, इंटरव्यू, सर्च, एम्प्लॉय, सारी चीजों के बारे में बात करता है। रिक्रूटमेंट में बेसिकली आप क्या करते हो, लोगों को इनवाइट करते हो कि आओ हमारे यहाँ और आके जॉब के लिए अप्लाई करो। देन बात करते हैं, मैंने आपको याद, फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए आपको ये क्लास देखते देखते। सबसे पहला काम मैन पावर प्लानिंग, कितने लोग चाहिए। दूसरा काम रिक्रूटमेंट, सबको बुला लो, आ जाओ मेरे यहाँ अप्लाई करो आके। थर्ड काम आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में आप छटनी करना शुरू करते हो, बेसिकली आप छांटना शुरू करते हो, एलिमिनेट करना शुरू करते हो अनडिजायरेबल लोगों को, जिनको आपको जिनकी जरूरत नहीं है ना, आप उनको कहते हो भैया थैंक यू फॉर कमिंग, यू कैन नाउ गो टू होम, वी विल टेल यू एज सुन एज पॉसिबल, वी विल अपडेट यू एज सुन एज पॉसिबल। आप हाथ जोड़ लेते हो और उनसे कहते हो आप अपने घर जाइए, आपको जो है मुंबई लेके नहीं जा रहे हैं। इंडियन आइडल में बोलते हैं ना मुंबई आ रहे हो, तो इनको मुंबई आने के लिए न्योता नहीं दिया जाता है। इट इज द स्क्रीनिंग स्टेप। यहां पे आप कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग करते हो, स्क्रीनिंग समझ रहे हो, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, उनका रेज्यूमे देखते हो, है ना, और उसके बाद जिन लोगों की जरूरत नहीं है उनको स्क्रीन्ड आउट कर देते हो एंड सुटेबल कैंडिडेट्स आर अपॉइंटेड एज पर द रिक्वायरमेंट। और फिर सुटेबल कैंडिडेट्स को आप अपॉइंट कर लेते हो, ठीक है भैया जी, अपॉइंट हो गए। अपॉइंट होने के बाद उनकी होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का एक बखूबी एग्जांपल देता हूं, सुनो बात, ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट की। जब तुम्हारा, अभी तुम स्कूल में हो ना, अब जब तुम किसी कॉलेज में जाओगे बीकॉम, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स वगैरह करने के लिए ना, वहां पे जब तुम जाओगे ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि कॉलेज का पहला दिन कैसा होगा? जो भी आपका कॉलेज होगा, किसी भी कॉलेज में, बड़ा कॉलेज, छोटा कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोई भी, पहला दिन क्या होगा? पहले दिन में क्या करवाया जाएगा? पढ़ाई ना। पहला दिन होता है आपका ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन को एक और वर्ड बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन। जब आप कॉलेज के बारे में जानोगे, आपको प्रिंसिपल आएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के एचओडीज आएंगे, स्पोर्ट्स इंचार्ज आएगा, बच्चे भी आएंगे, आपके सीनियर्स आएंगे और वो आपको अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे। हमारे कॉलेज में ये प्लेसमेंट होती है, हमारे कॉलेज में जिम फैसिलिटी, डांस रूम, ये रूम, वो रूम, ये फंक्शन, वो 26 जनवरी, 15 अगस्त सब होता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। अलग अलग कमिटीज के बारे में, कल्चरल सोसाइटीज के बारे में, जो सोशली वो कॉलेज काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। बोले तो ओरिएंटेशन होगा आपका। ऐसे ही जब आप पहली नौकरी में जाओगे ना, तो पहले दिन क्या होगा? काम दे दिया जाएगा। मैं जब यहां आया था पढ़ाने, तो पहले दिन पढ़ाने लग गया था? नहीं, ओरिएंटेशन हुआ था। ओरिएंटेशन मतलब आपको कंपनी के बारे में बताया जाएगा, आपको अपने एम्प्लॉयज से मिलवाया जाएगा, हैंडशेक करिए, आपके छोटे भाई आए हैं, इस तरीके से चीजें होंगी।
एक बार स्क्रीनिंग हो जाए, वंस स्क्रीनिंग टेक प्लेस, द अपॉइंटेड कैंडिडेट्स आर मेड फेमिलियर टू द वर्क यूनिट्स। अपॉइंटेड कैंडिडेट को पूरा ऑफिस घुमाया जाएगा, उसको बताया जाएगा, ऑफिस के बारे में फेमिलियर करवाया जाएगा, वर्क यूनिट जान लो, वर्क इन्वायरमेंट जान लो, सब जान लो, ठीक है। और ये होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में। उसके बाद प्लेसमेंट टेक प्लेस बाय पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब। और प्लेसमेंट कैसे होती है? सही इंसान को सही जॉब देना, इसे कहते हैं प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे मुझे आता है टीचिंग करना, मैं पढ़ा लेता हूं तो मुझे पढ़ाने की जॉब दी गई। किसी को मान लो फॉर एन एग्जांपल हमारे यहाँ टीम है तो वो टेक्निकल चीजों की केयर करती है, वो पढ़ा नहीं पाएगी और मैं टेक्निकल काम नहीं देख पाऊंगा, तो वो टेक्निकलिटी में अच्छे हैं, मैं पढ़ाने में अच्छा हूं, तो मुझे पढ़ाने का काम दे दिया और उनको टेक्निकल टीम का दे दिया। हो सकता है कि मेरी और किसी और की टेक्निकल टीम के किसी मेंबर की ज्वाइनिंग एक ही दिन हुई हो, लेकिन मुझे मेरा काम दिया गया, उसको उसका काम दिया गया, मतलब राइट मैन ऑन द राइट जॉब। तो भैया ये हो गया आपका सबसे पहला, फिर रिपीट कर रहा हूं, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है? यहां पे आपको कोच किया जाता है, आपको टीच किया जाता है, आपको मेंटोर किया जाता है, आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है, आपको स्किल्स दी जाती हैं कि पुश योरसेल्फ, डू द बेस्ट ऑन योर जॉब, यू आर द बेस्ट मैन, यू आर ऑन द राइट जॉब, जम के लगे रहो, ऐसा करके पूरा मोटिवेट वगैरह किया जाता है, उसको पूरा ट्रेन किया जाता है। जो भी मशीन रन कर रहा हो पूरी ट्रेनिंग उसकी होती है। ओके, एंड मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। रेम्यूनरेशन है, ठीक है। ओके, ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्या होता है एक बार देखते हैं। ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ इंसेंटिव गिवन टू द वर्कर्स इन ऑर्डर टू डेवलप एंड ग्रो देम विद द कंसर्न। एक वर्कर डेवलप हो पाए, एक वर्कर ग्रो कर पाए, उसको मशीन वगैरह चलानी आ जाए, ये होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बेसिकली जिस भी एक्टिविटी में वो इंडल्ज होगा, जैसे मेरा काम है पढ़ाना, तो अगर मुझे पढ़ाने में कोई ट्रेनिंग दे, या आपको ये जो स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है पीछे, इसको चलाने में अगर कोई ट्रेनिंग दे, तो उस तरीके की चीजों में। तो ट्रेनिंग इज जनरली गिवन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटीज, कि मैं क्या काम कर रहा हूं। डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट में आते हैं बेटा की एंड इंपॉर्टेंट जॉब ऐसा टेस्ट और एग्जामिनेशन ऑर्डर टू एनालाइज देयर परफॉर्मेंस। डेवलपमेंट में बेसिकली कुछ टेस्ट लिए जाते हैं प्रमोट होने के लिए, कुछ आपको एजुकेशन दी जाती है और कुछ पढ़ाया जाता है, नई नई चीजों के बारे में बताया जाता है। देखो बेसिकली जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आगे डिफरेंस है, उसका भी सब मिलेगा। ट्रेनिंग मैं अभी बता देता हूं थोड़ा बहुत, आप नहीं तो आप कहोगे सर सब कुछ आ गया, ये तो अभी क्या है। ट्रेनिंग में बेसिकली आप वर्कर्स को ट्रेन करते हो, लेबर्स को ट्रेन करते हो, डेवलप करते हो मैनेजर्स को, ठीक है। अभी 50% बात है, 50% बात पता लग जाएगी। रेम्यूनरेशन की बात करता हूं। रेम्यूनरेशन में जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, पैसे की बात होती है। इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन प्रोवाइडेड मॉनिटरीली टू द एम्प्लॉइज। मॉनिटरीली का मतलब है भैया पैसे की बात हो रही है, रुपया, रोकड़ा, कैश की बात हो रही है। एम्प्लॉइज फॉर देयर वर्क परफॉर्मेंस, कि भैया जितना अच्छा तुम काम करोगे उतना अच्छा तुम्हें पैसे देंगे। अच्छा गेस बताओ, अभी कमेंट कर दो कि कौन सी टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट आपने ऐसा पढ़ा था, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना जहां पे ऐसा था कि जैसा तुम काम करोगे वैसा तुम्हें पैसा मिलेगा। कौन सी FW टेलर की टेक्निक के बारे में मैंने आपको बताया था? आंसर नहीं बता रहा हूं, आंसर यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, इज गिवन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ जॉब, स्किल्ड और अनस्किल्ड, फिजिकल, मेंटल एक्सेट्रा। जैसी जॉब होगी, स्किल्ड जॉब है तो उस हिसाब से पैसा मिलेगा, अनस्किल्ड जॉब है तो उस हिसाब से पैसा मिलेगा, फिजिकल काम कितना है, मेंटल काम कितना है, उसके हिसाब से पैसा दिया जाएगा। एंड एक बात और, एम्प्लॉय कोई भी नौकरी क्यों कर रहा है, सरकारी हो प्राइवेट हो, कोई भी नौकरी कर रहा है पैसे के लिए। सिंपल सी बात है, 100 की एक कहानी, पैसा इज इंपॉर्टेंट। जो नौकरी कर रहा है उसको भी अपना घर चलाना है, सोशल वेलफेयर करने के लिए नहीं बैठा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो भैया रेम्यूनरेशन देने का। फिर अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। धीरे धीरे वो बंदा काम करेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल हो जाएगा उसको काम करते करते, एंड अब आपको उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का मौका मिलेगा कि भाई देखो कि उसने अभी तक कितना अच्छा काम किया है, बताओ कि उसने अभी तक अपना काम, जिस काम के लिए उसको लाया गया था, वो किया भी कि नहीं किया। यानी कि आप उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करोगे, ट्रैक रखोगे, रिकॉर्ड रखोगे ऑफ द बिहेवियर, एटीट्यूड एज वेल एज ओपिनियंस ऑफ द वर्कर्स टुवर्ड देयर जॉब। वर्कर्स का क्या बिहेवियर है, वर्कर्स का क्या एटीट्यूड है अपनी जॉब को लेके, और ये जो है वो रेगुलर असेसमेंट है, रेगुलरली किया जाना चाहिए। इज डन टू इवैल्यूएट एंड सुपरवाइज डिफरेंट वर्क यूनिट्स इन अ कंसर्न। इट इज बेसिकली कंसर्निंग टू नो द डेवलपमेंट साइकिल एंड ग्रोथ, ठीक है। ये बेसिकली बात कर रहे हैं
कि रेगुलर असेसमेंट किया जाता है ताकि आप इवेल्युएट कर पाओ कि कितना काम कर रहा है, उसको थोड़ा सुपरवाइज कर पाओ, बता पाओ अगर कहीं गलती कर रहा है तो, है ना। और एक एम्प्लॉय कितना टाइम ले रहा है डेवलप होने में, 1 साल 2 साल, ग्रोथ पैटर्न क्या है, एम्प्लॉइज को जिनको हमने हायर किया था वो अपने जॉब पे ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं, कुछ इनोवेटिव कर पा रहे हैं कि नहीं, कुछ क्रिएटिव कर पा रहे हैं कि नहीं, इसकी बात की जाती है। जो हम प्लान बता रहे हैं उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में बात होती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बढ़ते हैं प्रमोशन और ट्रांसफर पे। बेसिकली बच्चों प्रमोशन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई जूनियर मैनेजर है, उसको सीनियर मैनेजर बना देना, कोई सीनियर मैनेजर है तो उसको डायरेक्टर बना देना, कोई डायरेक्टर है तो उसको प्रेसिडेंट बना देना। कहने का क्या मतलब है कि आपको प्रमोशन मिलता रहता है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पैसा, ये सारी चीजें बढ़ती जाती हैं। बेसिकली प्रमोशन एक ऐसी इंसेंटिव है in which the worker is shifted from a higher job demanding bigger responsibility, जहां पे एक वर्कर को शिफ्ट कर दिया जाता है एक हायर जॉब पे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, एज वेल एज शिफ्टिंग द वर्कर्स एंड ट्रांसफरिंग देम टू डिफरेंट वर्क यूनिट्स। और ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्कर्स को ट्रांसफर कर दो अलग अलग वर्क यूनिट्स में, जैसे दिल्ली वाले को मुंबई भेज देना, मुंबई वाले को अमेरिका भेज देना, एंड ब्रांचेस ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने आर्मी में बहुत देखा होगा अलग अलग लोगों की पोस्टिंग बदलती रहती है ना, चौकियां बदलती रहती हैं। पुलिस में बहुत देखा होगा ट्रांसफर वगैरह, सुना होगा आपने, अगर नहीं देखा होगा तो आर्मी के पर्सन्स, आर्मी मैन्स की, मिलिट्री के लोगों की बहुत ट्रांसफर होता है। वो कभी जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो कभी नॉर्थ ईस्ट के साइड उनकी पोस्टिंग होती है, कभी चाइना बॉर्डर्स पे होती है, तो कभी इंटरनल सिक्योरिटी में डाल देते हैं, नेताओं की सिक्योरिटी में डाल देते हैं, बहुत अलग अलग ट्रांसफर होते रहते हैं। ओके ठीक है भाई, तो ये था हमारा प्रोसेस। एक बार और हम पूरी प्रोसेस को गहराई से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो रिवाइज तो कर ही सकते हैं। मैन पावर रिक्वायरमेंट देख ली, कितने लोगों की जरूरत है। ओके अच्छा मैं पीछे कर रहा हूं, हाँ मैन पावर रिक्वायरमेंट देख ली, रिक्रूटमेंट करके लोगों को इनवाइट कर दिया कि आओ हमारे यहाँ अप्लाई करो, फिर उनको सेलेक्ट कर लिया, उनका इंट्रोडक्शन करा दिया, प्लेसमेंट करवा दिया। प्लेसमेंट का बताया मैंने, पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब। फिर मैंने उनको ट्रेनिंग दे दी, उनको डेवलपमेंट दे दिया, फिर उनको मैंने रेम्यूनरेशन यानी कि पैसा दे दिया, फिर उनको मैंने परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर ली, देख ली कि कितना आगे बढ़ पा रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद उनका प्रमोशन भी मैं कर दूंगा, उनका ट्रांसफर कर दूंगा, और फिर आता है रिक्रूटमेंट। अब हम लोगों ने देखो क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने स्टाफिंग की प्रोसेस तो पढ़ ली है, बट कुछ चीजें ऐसी है ना जिनके बारे में और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। स्टाफिंग की प्रोसेस तो हो गई एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, बट 2 टॉपिक ऐसे हैं, 3 टॉपिक, इनमें से 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में डिटेल में नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। एक तो आता है आपका रिक्रूटमेंट, कहां लिखूं, यहां लिख दे रहा हूं। एक तो आता है आपका रिक्रूटमेंट और एक आता है आपका सिलेक्शन, इसके बारे में भी बड़ा लंबा टॉपिक है, अभी लंबा चलेगा खेल। और एक आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये 3 जो टॉपिक है ना बच्चों, ये आपको अभी और देखने पड़ेंगे, अभी बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, और इन्हीं 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन आपके निकलते हैं, इन्हीं 3 टॉपिक से क्वेश्चन निकलते हैं। चलिए बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहां पे सर्च करते हो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज की। प्रोस्पेक्टिव वर्ड क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं, मान लो एम्प्लॉय से पहले कस्टमर समझते हैं, मैं कहता हूं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, यानी कि मेरा अगर ये पेन है तो इस पेन को खरीदने के लिए अभी 10 रुपए का पेन है, एक बच्चे के पास 5 रुपए है, तो लेकिन उसका मन है खरीदने का, वो मेरा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, लेकिन कस्टमर नहीं है। कस्टमर वो तब होगा जब वो एक्चुअली मेरी दुकान आएगा और मुझे 10 रुपए का नोट देगा और कहेगा अंकल जी या भैया जी पेन निकाल के दो, ठीक है ना, तो मेरा कस्टमर हो जाएगा। अभी वो खरीद सकता है बट खरीद नहीं रहा है, या अगर खरीदना चाहता है तो उसके पास पैसे नहीं है, तो अभी वो प्रोस्पेक्टिव है। ऐसे ही अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, ऐसे वर्ड सीख लो, समझ रहे हो, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको पेपर में लिख के आने हैं बोर्ड्स में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आपके आंसर्स को बेटर बनाते हैं बेटा ये वर्ड्स जो है ना, ये आपके ये जो वोकैबुलरी है ना, ये आपके आंसर्स को बेटर बनाती है। एंड बिजनेस स्टडीज में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकाउंट्स में आप क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व करके आओ, है ना, एडमिशन का क्वेश्चन है, कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, हिडन गुडविल निकालनी है, प्रॉफिट चेंजिंग रेशियो
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सॉल्व करना है, कैसे भी करके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, उसमें भी अपना एक फॉर्मेट होता है, मानता हूं, लेकिन बिजनेस स्टडीज की बात करें तो प्रेजेंटेशन, वोकैबुलरी, फास्ट आपके फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, तो रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। ये पूरी एक प्रोसेस है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को ढूंढने की एंड स्टिमुलेटिंग देम, उनको स्टिमुलेट करने की, उनको मोटिवेट करने की, बेसिकली कि आओ हमारे यहां अप्लाई करो। स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर जॉब, पहले तो लोगों को ढूंढना है और फिर उनको अपनी बातों में गिराना है कि आओ मेरे यहां ऑर्गेनाइजेशन में नौकरियां निकली है, अप्लाई करो। ठीक है, ओके। रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज हैं एंड ये टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब एक बार में भले ना आए, मीनिंग ना आए भले, लेकिन यहां से क्वेश्चन आना है, ये मैं राइटिंग में दे सकता हूं साइन करके। ठीक है, चलो आप समझते हैं इस पूरे इंटरनल को और एक्सटर्नल को, उसके फायदों को, उसके नुकसानों को। बेटा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वो सोर्स होता है जहां पे विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को रिक्रूट कर लेते हो, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, मतलब जो आपने पीछे पढ़ा ना, मैंने पीछे क्या बताया, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को ढूंढने का और उनको मोटिवेट करने का कि आओ हमारे यहां अप्लाई करो। लेकिन मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से अगर आप लोगों को लेके आते हो, उसे कहते हैं इंटरनल सोर्स। नाम से पता लग रहा होगा इंटरनल। ठीक है, ओके, लिखा हुआ है इंटरनल सोर्स रिफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैंडिडेट्स को इनवाइट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहला आता है ट्रांसफर, दूसरा आता है प्रमोशन और तीसरा आता है ले ऑफ। आप सुनो बात को, ट्रांसफर का यह मतलब होता है, आपको सुनो, आपके पास दिल्ली में 150 एम्प्लॉइज थे, होने चाहिए 100, मतलब कि भैया 50 ज्यादा है। और आपके पास मुंबई में लेट्स टेक एन एग्जांपल 200 एम्प्लॉइज से, होने चाहिए थे 250, इसका मतलब 50 की कमी थी। यहां पे 150 एम्प्लॉइज से 100 ही होने चाहिए थे, यानी कि 50 ज्यादा थे। लेकिन यहां पे 200 एम्प्लॉय हैं, होने चाहिए थे 250, 50 लोगों की कमी है, तो इन 50 लोगों को यहां भेज दो, मुंबई भेज दो। ठीक है, अब इसे कहते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। या तो एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब पे डाल दो, या तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दो, या तो डिपार्टमेंट सेम रखो, प्लेस अलग कर दो, दिल्ली टू मुंबई या अलग अलग डिपार्टमेंट। वही लिखा हुआ है वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम द वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, मान लो किसी एम्प्लॉय की मॉर्निंग शिफ्ट है तो उसको नाइट शिफ्ट में डाल दिया। ठीक है ना, अब ये भी ट्रांसफर ही कहलाएगा कि भैया मॉर्निंग से निकाल के उसको नाइट में डाल दिया, या किसी की नाइट में है तो उसको मॉर्निंग में डाल दो, ये भी ट्रांसफर के अंदर ही आएगा, क्योंकि अब वो दिन में काम नहीं करेगा, अब वो रात में आके काम करेगा। प्रमोशंस की बात करते हैं। प्रमोशन मतलब शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। देखो, जब ट्रांसफर होता है ना तो सेम पोजीशन पे होता है, दिल्ली का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मुंबई का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पैसा भी उतना ही। लेकिन जब प्रमोशन होता है ना तो हायर पोस्ट होती है। प्रमोशन तो जानते ही होंगे, तो जब प्रमोशन होता है तो हायर पोजीशन पे होता है। हायर पोजीशन के साथ दो तीन चीजें और आती हैं। पहला, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रेस्टीज, यानी कि आपका रुतबा बढ़ जाएगा। फैसिलिटीज, आपको मिलने वाली सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी और आपको मिलने वाला पैसा भी बढ़ जाएगा। चार चीजें बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेस्टीज यानी कि रुतबा, थर्ड फैसिलिटीज यानी कि सुख सुविधाएं जो कंपनी से मिलती हैं, और चौथा आपका पैसा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। थर्ड है ले ऑफ। ले ऑफ का बेसिक मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ड्यूरिंग द टफ टाइम्स कंपनी लेड ऑफ सम एम्प्लॉइज, नाउ इन द गुड टाइम्स कंपनी वांट्स देम बैक। कंपनी चाहती है कि वो एम्प्लॉइज दोबारा आए हमारे यहां काम करने, जिनको हमने कभी निकाल दिया था अपने बुरे समय की वजह से। ठीक है, टू रिकॉल द टेम्परेरी वर्कर फॉर वर्क इज कॉल्ड ले ऑफ। टेम्परेरी वर्कर्स को दोबारा रिकॉल करना कि आओ और हमारे यहां आके जॉब करो। ठीक है, पहले उनको निकाल दिया था, क्यों? पहले उनको निकाल दिया गया था क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम नहीं कर रही थी। समझ गए? बड़ी सिंपल सी बात है। ओके, अब अपन लोग को भैया एडवांटेजेस पढ़ना है और डिसएडवांटेजेस पढ़ना है। उसके लिए थोड़ा पेन वेन चेंज कर लेते हैं, पीला ही कर लेते हैं। हाँ, इंटरनल सोर्स के एडवांटेज क्या है? देखो,
अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों को लोगे, भाई बंदा कहेगा वाह मेरे को प्रमोट कर दिया यार, या वाह यार मेरे को मुंबई भेज रहे हैं, मेरे को अमेरिका भेज रहे हैं, पता है, और पैसा भी बढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत। तो इंटरनली जब आप लोगों को लेते हो ना, तो जो इंटरनल जो लोग काम कर रहे होंगे ना, वो मोटिवेटेड फील करेंगे, अरे यार वो अमेरिका चला गया, मैं भी जा सकता हूं, मेहनत से काम करो, लगे रहो, ये कंपनी बहुत मौके देती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज, एम्प्लॉई आर मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमेशा वो मोटिवेटेड फील करेंगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको बाहर की दुनिया में नहीं ढूंढने जाना पड़ेगा लोगों को, तो ये सिंप्लीफाई कर देती है पूरी की पूरी प्रोसेस को। ओके, यहां पे टाइम में बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, क्योंकि भैया जो एम्प्लॉय है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता है, ना उसको ट्रेनिंग देनी है, ना उसको प्लेसमेंट देना है, ना उसका ओरिएंटेशन करना है, कुछ करना ही नहीं है, तो यहां पे टाइम बहुत बचता है। और उसके बाद बड़ा सस्ता भी है भैया। जब इंटरनली आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, तो ना पेपर में ऐड दिया, ना टीवी में ऐड दिया, ना रेडियो में ऐड दिया, ना naukri.com, ना लिंक्डइन की जरूरत पड़ी। ओके, इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है, अंदर के लोगों को शांति रहती है, ठीक है भैया कंपनी के अंदर से ही लोगों को ले रहे हैं, कम से कम बाहर से नहीं ला रहे हैं, हमारे पास भी मौका है, जम के मेहनत करो। ठीक, ओके। 6 पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय। वो सरप्लस एम्प्लॉयज का एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसा एडजस्टमेंट मैंने आपको पहले बताया कि 100 थे, 150 चाहिए थे, 100 की जरूरत थी, 150 है, और वहां पे 200 की जरूरत थी, 200 है और 250 की जरूरत है, 50 कम थे इधर, वहां भेज दो, एडजस्ट कर सकते हो आप। और यहां पे ओरिएंटेशन या इंडक्शन करने की जरूरत नहीं है। ओरिएंटेशन 3 वर्ड है, इंट्रोडक्शन बोल दो, ओरिएंटेशन बोल दो, इंडक्शन बोल दो। ठीक है, इंडक्शन कुकर वाला इंडक्शन नहीं, इंडक्शन, ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्शन, वो तीनों एक ही चीज हो जाएंगी। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो गया आपका इंटरनल सोर्स के एडवांटेजेस, और आपको सारे एडवांटेजेस लॉजिकल लग रहे होंगे। ठीक, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एक सिक्के में हेड भी होता है, टेल भी होता है, चित भी है तो पट भी है। एडवांटेजेस तो ये बताया मैंने आपको कि भैया अंदर वाले लोग बड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे, पैसा लगना नहीं है, ना ट्रेनिंग में, ना प्लेसमेंट में, ना ओरिएंटेशन में, टाइम खर्च होना नहीं है। तो भैया डिसएडवांटेज क्यों बता रहे हो सर? कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर अंदर के लोगों को लाते रहोगे तब तो कभी फ्रेश टैलेंट को मौका ही नहीं मिलेगा, नया ब्लड अंदर आएगा ही नहीं। और जब एम्प्लॉयज को पता होगा कि ये कंपनी तो बाहर लोगों को ढूंढने जाती नहीं है, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, आखिरकार हमें आज नहीं तो कल प्रमोट कर ही देंगे, तो हटाओ यार, काम कौन करे। बड़ी समस्या है भारतीय लोगों की। उनको अगर पता लग गया कि मौका है, वो काम करना छोड़ देते हैं, तो ये सब आलसी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर कोई लिमिटेशन है वो ये है कि फ्रेश टैलेंट आने के चांसेस कम हो जाते हैं इंटरनली। जो एम्प्लॉय है उनको जब पता लग जाएगा कि उन्हीं में से कोई चुना जाने वाला है, तो वो लेथार्जिक हो जाएंगे, वो आलसी हो जाएंगे, कंपटीशन की स्पिरिट मर जाएगी। ठीक है, वो कंपटीशन करेंगे ही नहीं, उनको मतलब ही नहीं, अरे ठीक है यार आज नहीं तो कल, अरे नहीं करेगा प्रमोशन 2 साल बाद करेगा, इंटरनल में सोचेंगे एम्प्लॉइज, तो कंपटीशन की भावना ही नहीं है। एंड अगर आप एम्प्लॉइज का बहुत ज्यादा ट्रांसफर करते हो ना, तो यार आप खुद सोचो, आज आप दिल्ली में हो, कल आपको बॉम्बे भेज दिया, फिर आपको चेन्नई भेज दिया, आप भी तो अंदर से इरिटेट हो जाओगे, मेरे माता पिता वहां पड़े हुए हैं बेचारे, मैं यहां दर दर की ठोकरें खा रहा हूं पैसों के लिए, हटाओ छोड़ो नौकरी, चलो अपने घर। ठीक है, आपके बच्चे, आपकी फैमिलीज परेशान हो जाएंगी एम्प्लॉइज की। तो ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। कभी कभी इतना ट्रांसफर मत कर दो कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। 4 नुकसान बताए, पहला फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाएगा, दूसरा आलसी हो जाएंगे, तीसरा कंपटीशन खत्म, मर जाएगा, उनके मन से कंपटीशन हट जाएगा, और चौथा बहुत ट्रांसफर करना भी गलत है क्योंकि वहां पे प्रोडक्टिविटी मर जाती है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यहां पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब समझ गए होगे, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके जब आप लोगों को कहते हो कि आओ और हमारे यहां अप्लाई करो, उसे कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स। देखते हैं, व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वेकेंट जॉब। जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि वेकेंट जॉब को भरो, इसे कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, कुछ कॉमन सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के। सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है, मैं आपको कीवर्ड बता दे रहा हूं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि कंपनी के बाहर, जहां मतलब कहीं भी कंपनी है, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, कहीं तो है कंपनी, जहां कहीं भी कंपनी है, जहां कहीं भी आपकी फैक्ट्री है, छोटी, बड़ी, मीडियम साइज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कंपनी के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया बेहतरीन सा, उस पर बढ़िया कागज चिपकाया और कहा नीड 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 ऑफ एन एम्प्लॉय। इंग्लिश में नोटिस लिखते हो ना, कुछ वैसे ही। ठीक है, आपने एक नोटिस बोर्ड अगर लगा दिया कंपनी के बाहर
लोगों को बताने के लिए कि हमको एम्प्लॉयज की जरूरत है, उसमें पूरी कहानी लिख दी, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड, और विश्वास करिए ये नोटिस ही यहाँ पे कीवर्ड है, जहां कहीं भी नोटिस आ जाए समझ आना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब। ठीक है, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दी जाती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है ये बताता हूं। देखो, आपकी कंपनी होगी ना, आप कंपनी को गूगल पे डालोगे ना, कंपनी किसी भी कंपनी के बारे में सर्च करो, गूगल पे आ जाएगा, टाटा के बारे में सर्च कर लो, गूगल उसका कस्टमर केयर का नंबर, हेल्पलाइन नंबर, एड्रेस, ये सब आ जाएगा। तो किसी भी कंपनी का फोन नंबर वगैरह होगा, लोग कॉल, अरे हेलो सर, हाँ टाटा से बात कर रहे हैं सर, वो एक जॉब चाहिए थी। जी 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 सर, रेज्यूमे मैंने मेल कर दे रहा हूँ और आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, रेज्यूमे ठीक है सर, देख लीजिएगा, अगर कुछ हो तो बताइएगा। ऐसे करके बहुत सारे लोग नौकरियों के लिए कॉल करते हैं कंपनीज में। जब कंपनी को जरूरत होती है तो वो उन्हीं कैजुअल कॉलर्स के डाटाबेस से लोगों को छांटना शुरू करती है। ठीक है, तो कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डाटाबेस रखती हैं। डाटाबेस यहां पे कीवर्ड है, ध्यान से, डाटाबेस रखती हैं सोलिसिटेड एप्लीकेंट्स का इन देयर ऑफिस। दिस लिस्ट कैन बी यूज फॉर रिक्रूटमेंट। जब कभी भी जरूरत पड़ी तो पहले तो उसको, जब वो बात कर रहा था, नो 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 सर, नो नो, वी विल गेट यू बैक, ठीक है, वी विल अपडेट यू सून, है ना, अगर हमारे पास कोई जॉब होती है, इफ द वैकेंसी अराइजेस, वैकेंसी अराइज नहीं हुई, कॉल बैक किया नहीं, 2 साल बाद अराइज हुई तो 2 साल बाद कॉल बैक कर लो, ये भी आसान तरीका है ना भाई, जो जिसने भी अप्लाई किया था उसको कुछ समय बाद कर लो। फिर आता है एडवर्टीजमेंट। आपके यहां अगर घर में पेपर आता है तो संडे का, कुछ पेपर में संडेज में, और कुछ पेपर में थर्सडेज को एक क्लासिफाइड का पेपर आता है। क्लासिफाइड का एक पन्ना होता है, उसमें एक पेज होता है जहां पे एक तो वो चाहिए होता है आपको, वर चाहिए, वधू चाहिए, शादी ब्याह के एडवर्टीजमेंट निकलते हैं, और एक जगह क्लासिफाइड में एक कॉलम में नौकरियां निकलती हैं आपके शहर में। ठीक है, तो आप ऐसा एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो जिसमें आप रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट का माध्यम से आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट इन मीडिया इज जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड। जब आपको बहुत लोगों की जरूरत होगी ना और वाइडर चॉइस चाहिए होगी तो आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, देश दुनिया के लोग आपके यहां अप्लाई करने आ सकते हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। ठीक है, चौथा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बेटा गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जैसे रोजगार मेले लगते हैं ना कॉलेजेस, आपने पेपर में देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की तरफ से रोजगार मेला, पर्टिकुलर एक कॉलेज का नाम लिखा होगा आपके जिले में। ठीक है, आप उस कॉलेज में जाओ, अपनी सीवी वगैरह दो, वो आपको अपने हिसाब से काम दे देंगे। रोजगार मेला, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये जो है प्रोवाइड कराती है लेबर्स को, जिसको भी जरूरत होती है। फिर आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट से आप सभी लोग वाकिफ हैं, जब आपको किसी एक अच्छे कॉलेज से ही उठा लिया जाता है, 4th ईयर आपका कंप्लीट हुआ और वहां से मान लो आप बीटेक कर रहे हो, तो भैया 4th ईयर कंप्लीट होते होते आपको क्या है, आपको कॉलेज के गेट से ही बुला लेगा कि आ जाओ और हमारे यहाँ जॉब करो, तुम बहुत काबिल स्टूडेंट हो, हमारे यहाँ के काम करो। तो कैंपस रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बेटा जो लेबर्स को प्रोवाइड करते हैं वेन एवर इज नीडेड। ठीक है, रिकमेंडेशन की बात की जाए तो किसी पुराने एम्प्लॉय ने आपको रिकमेंड कर दिया हो, मान लीजिए भैया मैं हूं और मैंने कहा यार ये मेरा ब्रदर है, और मेरे ब्रदर, मैंने अपने एचआर से कह दिया यार ये मेरा भाई है और बहुत काबिल है, पढ़ा लिखा है, प्लीज इसको भी अगर कोई इसके लायक कोई जॉब हो तो दे दो यार। तो ओल्ड एम्प्लॉयज की रिकमेंडेशन पे भी लोगों को ले लिया जाता है। द लास्ट पॉइंट इज वेब पब्लिशिंग। भाई वेब पब्लिशिंग का मतलब है naukri.com या फिर कह दो लिंक्डइन, ये सारे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, या कह दो भैया वो आपका इंडीड, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपनी नौकरी के लिए, आप अगर आप एक कंपनी के एचआर हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, तो आप लिंक्डइन, naukri.com, इंडीड पे पोस्ट डाल सकते हो, एंड जिस जो देखेगा वो आपके यहाँ अप्लाई कर देगा। आजकल इसका भी जमाना चल रहा है, बड़ा ट्रेंडिंग में। ओके, let me get to the next topic, that is merits of external sources और demerits। फिर अपन लोग एक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और फिर मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा सिलेक्शन।
ठीक है बच्चों, देखो एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स की बात करें तो यार खुद लॉजिक लगाओ, खुद अपने मन से लॉजिक लगाओ, मेरे कहने पे मत जाओ। अगर आप बाहर से लोगों को बुलाओगे तो वाइडर चॉइस होगी ना, चॉइस ज्यादा होगी ना, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा क्वालिफाइड लोगों को ला पाओगे ना, बिल्कुल सही बात है। फ्रेश टैलेंट भी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा ना, बिल्कुल आएगा सर। कंपटीशन की भावना बढ़ेगी ना, बिल्कुल बढ़ेगी सर। चांस ऑफ फेवरेटिज्म, अगर बाहर के लोग आएंगे तो अंदर के लोग ज्यादा पक्षपाती नहीं रहेंगे। फेवरेटिज्म आप जानते हो कि हर जगह फेवरेटिज्म, जैसे स्कूल में हर टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट होता है, तो फेवरेटिज्म कम होगा अगर आप बाहर से लोगों को ले लेके आओगे। तो क्वालिफाइड पर्सनल, ये आप रीड कर सकते हो। बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पीपल। अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हो, बाहर की दुनिया से लोगों को बुलाते हो, तो आप ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो क्वालिफाइड लोगों को और ट्रेंड लोगों को। ठीक है, आपकी चॉइस बढ़ जाती है सिलेक्शन के लिए, टैलेंट आता है, नया ब्लड आता है, वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग्स न्यू ब्लड, नए जमाने का खून, यूथ आपके लिए काम करने के लिए आता है अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हो। कॉम्पिटेटिव स्पिरिट बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि जो स्टाफ है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, वो सोचेगा अरे आउटसाइडर आ रहा है, मुझे इससे अच्छा काम करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, कंपटीशन की भावना बनी रहती है। एंड फेवरेटिज्म का चांस कम हो जाता है। मैनेजर्स किसी एक को फेवरेट नहीं बना के रख पाते हैं, क्योंकि बाहर के लोग आएंगे, वो भी काबिल होंगे तो वो भी काम करेंगे, है ना। तो फेवरेटिज्म कम हो जाता है ऑटोमेटिक। लिमिटेशंस की बात करें, सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, अगर आप बाहर से रिक्रूटमेंट करते हो तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है ना, वो कहेगा अरे मैं यहाँ 20 साल से काम कर रहा था, मेरे को नहीं लिया का उसमें प्रमोशन में, बाहर से बंदे को ले आए, मुझ में क्या कमी थी, 20 साल हो गया मैंने अपनी पूरा टाइम इस कंपनी को दिया, मेरा 10,000 रुपए नहीं बढ़ा के उसको 1,00,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो भैया उस केस में जो है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो किलसेगा अंदर ही अंदर, कुड़ेगा अंदर ही अंदर। क्यों? एम्प्लॉय को नहीं माना गया, डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, कभी कभी डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को। कॉस्टली है, पैसा बहुत खर्च हो जाता है, टाइम बहुत लगता है, लेंदी प्रोसीजर है, कब आप एडवर्टीजमेंट देंगे, कब वो आएंगे अप्लाई करेंगे, कब आप सिलेक्शन करोगे, कब प्लेसमेंट करोगे, कब ट्रेनिंग दोगे, कब वो बंदा जॉब करेगा, ठीक है। अगर किसी पुरानी जॉब में है तो नोटिस पीरियड वगैरह भी देने की जिम्मेदारी आपके सर पे, कि भैया नोटिस पीरियड दे के आएंगे महाराज 6 महीने का, तो भैया पता चला काम ही हो गया, निकल गया और वो बंदा आ ही नहीं पा रहा है आपके, तो लेंदी है, कॉस्टली है, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह पे बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ेगा एंड टाइम भी खर्च करना पड़ेगा। चौथा आता है चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर 10 लोगों को हायर किया है, आपने अगर 10 लोगों को हायर किया है तो उसमें से एक खराब निकल जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं। 10 लोगों को अपने अगर आपने हायर किया है ना, तो हो सकता है उसमें से एक नालायक निकम्मा निकल जाए जो काम करने के लिए राजी ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि भैया सिलेक्शन के रॉन्ग चांसेस हों। ओके, अब एक क्वेश्चन निकल के आता है सामने, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बच्चा पार्टी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड क्या होता है सर, और वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होती है, ये दोनों के बीच में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सीयूईटी वगैरह के पेपर में भी है और बोर्ड्स के पेपर में भी है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं आपको, एक तरफ रखते हैं वर्कलोड को और एक तरफ रखते हैं वर्कफोर्स को। कीवर्ड याद कर लीजिए, ये आगे बहुत काम आने वाला है, एमसीक्यूज के लिए बहुत पूछा जाता है, ठीक है। वर्कलोड में ये लिखते हैं कि भैया लोड कितना है काम का, सुनो नाम से याद करवा दूंगा, वर्कलोड कितना लोड है, अच्छा 100 लोगों के ऊपर सारा लोड है, अच्छा कितने लोगों की जरूरत है, 200 लोगों की, इसका मतलब यहां पे बात होती है कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं। और वर्कफोर्स की बात होती है कितने लोग ऑलरेडी हैं, 100 लोग हैं ना ऑलरेडी, तो वो आपकी वर्कफोर्स हो जाएगी। अवेलेबल ऑलरेडी है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो कितना है और कितने की जरूरत है, अवेलेबल कितने हैं और कितनों की जरूरत है। वर्कलोड एनालिसिस एम्स टू डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू अकॉम्प्लिश द गोल। वर्कलोड एनालिसिस बात करता है कि कितने लोग
कितने तरीके के लोग चाहिए, रिक्वायर्ड हैं आपको एक गोल को पूरा करने के लिए। और वर्कफोर्स एनालिसिस बात करता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कफोर्स अवेलेबल, कितने लोग अवेलेबल है, कितने लोग रिक्वायर्ड है और कितने लोग अवेलेबल है एक जॉब को करने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिलेक्शन। अब हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है एक बार और देख लेते हैं, कहां तक पहुंच गए, सिलेक्शन तक पहुंच गए, है ना। ठीक है भाई, अभी काफी कुछ है कवर करने के लिए एंड सिलेक्शन शुरू करते हैं। सिलेक्शन में क्या होता है बेटा, जितने लोगों को आपने बुलाया होता है ना, उसमें से कुछ लोगों को आपको घर भेजना होता है। ठीक है कि भैया सॉरी, अब आपका सफर हमारे साथ खत्म हुआ, हम सिर्फ कॉम्पिटेंट लोगों को ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे। सिलेक्शन का मतलब होता है कि जितने भी लोग आए थे अप्लाई करने, उसमें से चूज करना। देखो उसमें से क्या करना, उसमें से लोगों को चूज करना। ठीक है, प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड द मोस्ट सूटेबल पर्सन, जो सबसे ज्यादा जॉब के लिए सूटेबल हो उसको लाओ फॉर द करेंट पोजीशन और फॉर द फ्यूचर पोजीशन, या तो आज की पोजीशन के लिए या तो फ्यूचर में क्रिएट होने वाली पोजीशन के लिए। बेसिकली सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसीजर है जहां पे आपको कैंडिडेट्स में से किसी अच्छे इंसान को चूज करना है आज की पोजीशन के लिए या आगे आने वाली पोजीशंस के लिए। एंड अगर मैं सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करूं तो ये उसका पूरा प्रोसेस है जो अपने को पढ़ना है, स्टाफिंग का प्रोसेस नहीं, ये है सिलेक्शन का प्रोसेस। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लो, नोट करते रहना साथ साथ में। देखो सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहले आप लोगों का रेज्यूमे देखते हो एंड रेज्यूमे देख के, अच्छा एमबीए नहीं है हटाओ, एमकॉम हटाओ, ठीक है, जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, मान लो आपको चाहिए कि यार सिर्फ दिल्ली के लोगों को मैं नौकरी दूंगा, अच्छा ये तो केरला का है हटाओ, लखनऊ का है हटाओ, कानपुर हटाओ, सिर्फ दिल्ली के लोगों को आप रख रहे हो। कुछ ऐसे अगर आपके पैरामीटर्स हैं तो जो लोग आपके पैरामीटर्स पे खरा उतरते हैं, है ना, उनकी आप करते हो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहली जांच, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है सबसे पहली जांच। और सबसे पहली जांच कैसे करोगे, इंसान की शक्ल देख के नहीं करोगे, उसका बायोडाटा देख के करोगे। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई। फिर आप उनका टेस्ट लोगे, और टेस्ट जो है कई तरीके के होते हैं, इंटरव्यू टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारी चीजें। ओके, तो सिलेक्शन टेस्ट ले लिए, रिटन टेस्ट ले लिए, बेसिकली सब्जेक्ट नॉलेज की बात हो गई। फिर आप उसका इंटरव्यू लेते हो, इंटरव्यू आप सब लोग जानते हो, इंटरव्यू तो कभी ना कभी नाम सुना ही होगा। फिर आप उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हो, कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कहीं कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा है, कहीं हमारे किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड तो नहीं है, और अगर है तो किस एम्प्लॉय से रिलेटेड है, अच्छी बात है ये। ठीक है, बैकग्राउंड चेक में देखते हैं कि भैया कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा है, पीछे का जो हिस्ट्री है वो साफ है, कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, कोई थ्रेट तो नहीं है कि जो है सोसाइटी के लिए, तो भैया ये सब चीजें चेक हो जाएंगी। फिर आप डिसीजन लोगे कि इस बंदे को मुझे रखना है कि नहीं रखना है, यानी कि सिलेक्शन का डिसीजन लोगे। ठीक है, सिलेक्शन डिसीजन भी हमने ले लिया, सिलेक्शन डिसीजन ले लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कराओगे इंश्योरेंस पर्पस के लिए। अगर आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराते हो तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उनकी जांच होगी नॉर्मल। फिर उनको तुम जॉब का ऑफर लेटर दोगे कि सर ये लीजिए आपका ऑफर लेटर, हम आपको इतनी सैलरी ऑफर कर रहे हैं, अगर आपको नौकरी करनी हो तो आप क्या करो, आप हमें इस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लो, हमारा ऑफर है, हम प्रपोज कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, हम प्रपोजल दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, एंड फिर हम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देंगे, एक एग्रीमेंट बना के दे देंगे। तो फिर आप उसको जॉब ऑफर देते हो, ऑफर लेटर देते हो, और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। तो भैया चलिए एक एक करके इस स्टेप को जानते हैं। सबसे पहला काम है बच्चों, सबसे पहली चीज जो आप यहां करते हो वो करते हो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। यहां पे क्या करते हो, एप्लीकेशंस को प्रॉपरली चेक करते हो रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन। और ये कौन चेक करता है, स्क्रीनिंग कमिटी चेक करती है। प्रॉपरली चेक करते हो उनके रेज्यूमे को, उनके सीवीज को कह लो, या उनकी बायोडाटा को कह लो। ठीक है, आप उनको क्या करते हो, प्रॉपरली चेक करते हो। ठीक है, क्या करते हो, आप उनको प्रॉपरली चेक करते हो कि क्वालिफिकेशन है, प्लेस है, एक्सपीरियंस है या नहीं है। मान लो आपकी कंपनी में 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए था, बंदा फ्रेशर है, आपने उसको वहीं से हटा दिया। ठीक है, एक बार जब स्क्रीनिंग कर लेते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूं एक, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, 1000 लोग आपके यहाँ आए, तो आपने उनकी मान लो आपके यहाँ 1000 लोगों की जरूरत थी और आए 5000 लोग, तो 5000 लोग आपके यहां आए थे,
आपको 1000 की जरूरत थी, तो आपने क्या, 1000 की जरूरत यहां लिख दे रहा हूं, आपने क्या किया, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करके ही 4000 लोगों को हटा दिया, नहीं आप ये कह लो 3000 लोगों को हटा दिया। ठीक है, अभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2000 लोग बचे हुए हैं और अभी भी आपको 1000 लोगों को ही नौकरी देनी है। ठीक, तो अब 2000 लोगों को आप यहां पे लेके आए, जहां पे आप उनका लोगे टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, जिससे ये पता लगता है कि इंसान का बिहेवियर क्या होगा काम पे, एंड और भी कई तरीके के टेस्ट होते हैं। टेस्टों के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं कि भैया जॉब के लिए वो इंसान सूटेबल है या नहीं है, उसके टेस्ट होंगे। तो 2000 लोगों को आपने टेस्ट दे दिया। अब टेस्ट कितने तरीके के होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है तो लिख लेना। 6 तरीके के टेस्ट बताऊंगा। कितने तरीके के? 6 तरीके के। सबसे पहला आता है अचीवमेंट टेस्ट, दूसरा आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। पढ़ के देखते हैं। अचीवमेंट टेस्ट मेजर द जॉब नॉलेज ऑफ द एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स अपनी जॉब के बारे में, जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उसमें कैसे हैं, जॉब के बारे में कोई नॉलेज है कि नहीं है, उनको अपने एरिया में, जैसे मार्केटिंग के एरिया में, एचआर के एरिया में या इकोनॉमिक्स के एरिया में कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है या नहीं की है। ठीक है, ओके। और अगर कोई एम्प्लॉय दावा करता है कि उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, तो नॉलेज कितनी है ये पता लगती है अचीवमेंट टेस्ट से। देखो यहां लिखा हुआ है, व्हेन एन एप्लीकेंट क्लेम्स टू नो समथिंग, जब एप्लीकेंट कहता है कि मुझे कुछ आता है, तो देखा जाता है कि उसको कितना आता है, हाउ वेल ही और शी नोज इट। वो उस इंसान वो कह रहा है कि मुझे आता है, मुझे सब आता है अपने सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन आप चेक करते हैं कि उसको कितना आता है। ठीक, ये तो होता है भैया अचीवमेंट टेस्ट। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की, जो कि है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली बेटा होता है पोटेंशियल एबिलिटी, मतलब कि उस इंसान के अंदर पोटेंशियल एबिलिटी कितनी है। पोटेंशियल समझ रहे हो, हनुमान जी के अंदर भी बहुत सारी एबिलिटी थी, पोटेंशियल एबिलिटी थी, लेकिन सोई हुई थी। समुद्र किनारे जाके खड़े हुए सीता माता श्रीलंका में थी, तो जामवंत जी ने याद करवाई उनको उनकी पोटेंशियल एबिलिटी। कहा कि भैया तुम ये कर सकते हो कि एक छलांग में ही आप श्रीलंका जा सकते हो। उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे तुम उद्दंड बालक हुआ करते थे, तुमको श्राप दिया गया कि तुम अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे, हे हनुमान शक्तियों को याद करो। तो यहां पे एक एम्प्लॉय की पोटेंशियल एबिलिटी जज की जाती है एंड आर यूज्ड टू मेजर द लेटेंट एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, कि वो कैंडिडेट अपने जॉब पे दी जाने वाली ट्रेनिंग वगैरह को अच्छे से कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बेसिकली उसका एप्टीट्यूड समझते हैं। एप्टीट्यूड मतलब होता है एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड मतलब कि उसका व्यवहार कैसा है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं है, बेसिकली जुझारू है या नहीं है, जूझने वाला इंसान है या गिव अप करने वाला इंसान है। तो हमेशा एक कंपनी को जूझने वाला इंसान चाहिए, गिव अप करने वाला नहीं। ठीक है, इसके अलावा ओके, अगर किसी इंसान को अगर किसी न्यू रिक्रूट को बहुत कम एक्सपीरियंस हो ना, तो एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर लेना चाहिए, ताकि ये पता लगे कोई बात नहीं एक्सपीरियंस कम है, कोई बात नहीं, अभी 22-23 साल का है, 24 साल का है, कोई बात नहीं एक्सपीरियंस कम है, मगर हमें यह देखना होगा कि एक्सपीरियंस तो कम है लेकिन सीखना चाहता है कि नहीं चाहता है। कोई बात नहीं, पहले नहीं किया काम, पहले पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब क्या सिचुएशन है, इसके मन में वो भूख है कि नहीं है, इसके अंदर कुछ जानने की, सीखने की इच्छा है या नहीं है। क्योंकि सारी कहानी इच्छा की है। जिसके अंदर इच्छा होगी वो गाड़ी चलाना भी सीख लेगा, जिसके अंदर इच्छा होगी वो पायलट भी बन जाएगा, जिसके अंदर इच्छा ही नहीं होगी वो साइकिल भी नहीं चलाना सीख पाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। चलो, तो अचीवमेंट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। थर्ड वन इज इंटरेस्ट टेस्ट। इसमें ये देखते हैं कि एक पर्सन का इंटरेस्ट कहाँ है, गिटार बजाने में है, गाना गाने में है, फिजिकल वर्क में है, मेंटल वर्क में है, क्या है उसका इंटरेस्ट। ठीक है, और किस तरीके से वो इंसान जॉब के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन हिज और हर जॉब इज लाइकली टू डू बेटर दैट वन हु इज इनडिफरेंट। ऐसा इंसान जो अपनी जॉब के काम में इंटरेस्टेड होगा ना, वो अपने काम को अच्छे तरीके से करेगा, बजाय उसके जो इंटरेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, ओके। हाँ, कहा जा रहा है ये डिस्कवर करना कि उस इंसान का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, इसे कहते हैं इंटरेस्ट टेस्ट, और इसीलिए लेते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, और फिर यह पता लगाना कि भैया कौन सा वो काम है जो उसको दिया जाए, जो उसको सेटिस्फाई करे। जैसे मेरा सेटिस्फैक्शन है टीचिंग में, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो अगर मेरा इंटरेस्ट टेस्ट अगर कोई लेगा तो इंटरेस्ट टेस्ट में मैं तो पास हो जाऊंगा और यही लिखूंगा कि भैया टीचिंग करनी है मेरे को। ठीक है,
चौथा आता है बच्चों पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट तो आप जानते ही हैं, पर्सनैलिटी एक इंसान की कैसी होनी चाहिए, है ना। इंसान पर्सनैलिटी को लोग कई बार लुक से वो कर जाते हैं, लुक से कंफ्यूज हो जाते हैं। लुक्स बेसिकली बेटा भगवान ने दिए हुए हैं आपके चेहरे के नैन नक्श, ठीक है। हो सकता है कि आप इस अच्छे दिखते हो, स्मार्ट दिखते हो, या लड़की हैं तो आप ब्यूटीफुल दिखती होंगी। हो सकता है कि आप ब्यूटीफुल ना दिखते हो, आप स्मार्ट ना दिखते हो, बट वो भगवान की देन है, वो ऊपर वाले की देन है, उसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कुछ लोग अच्छा दिखने के बावजूद बाल को कलर करा लेते हैं गोल्डन कलर से, ठीक है, या चश्मा पहन लेते हैं रात में, ठीक है। तो अब वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग सी दिखाई दे रही है। आपने रैपर्स वगैरह को देखा होगा, ये मोटी मोटी चेन है, ठीक है, चेन क्या मैं कहूंगा कि रस्सी ही पहन ली है, इतनी भारी भारी चेन है जो यहां तक लटक रही है। वो उनका अपना स्टाइल है, तो वो उनकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कुछ डिस्क्लोज जरूर करता है। अगर कोई बंदा इतना ज्यादा गोल्ड पहन के आया है ना, तो बेटा इसका उसकी पर्सनैलिटी ये शो कहीं ना कहीं शो करने की कि व्हाट आई हैव। जो बंदा सिंपल है, ठीक है, उसको कहीं ना कुछ शो करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, सिंपल है। आप मार्क जुकरबर्ग को देखिए, ग्रे कलर की टी शर्ट, ब्लैक कलर का जूता, नीले कलर की पैंट, वो बंदा पिछले 25 साल से पहन रहा है। पता है क्यों? उसके पास पैसा कम है, मेटा कंपनी का मालिक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड्स का मालिक है, पैसा कम है, उसके पास ग्रे टी शर्ट ही पहन रहा है जिंदगी भर। बेटा वो चाहता ही नहीं कि वो फैशन में उतरे, फैशन में उतरेगा टाइम जाएगा, टाइम है नहीं बंदे के पास। ग्रे टी शर्ट है, एक ही टी शर्ट है, किसी को पता नहीं है कि पुरानी पहन रहा है 25 साल से, ठीक। कहने का ये मतलब है कि भैया आपकी पर्सनैलिटी आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। बेसिकली आपका मोटिवेशन कैसा है, बहुत सारे वर्ड्स यहां पे लिखा हुआ है। मोटिवेशन कैसा है, इमोशनल रिएक्शन, आपकी इमोशनल एबिलिटी कैसी है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है। पता चला कोई भी गंभीर सिचुएशन में आप रोने लगते हैं, गंभीर सिचुएशन में आप हंसने लगते हैं, इस तरीके की चीजें हैं आपके साथ। इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर है या नहीं है, मतलब भावनात्मक परिपक्वता आपके अंदर है कि नहीं है। इसके अलावा आप मूडी तो नहीं है, मूड स्विंग्स तो नहीं होते हैं कि कभी गोलगप्पे खाने का मन करे तो कभी पिज्जा खाने का, कभी कुछ खाने का ही ना मन करे, कभी गुस्सा हो जाए तो पूरा ऑफिस सर पे उठा ले, ये सब तो नहीं करते हैं ना। ओके। आपके संस्कार, वैल्यू सिस्टम, एडजस्ट करने की एबिलिटी आपके अंदर है कि नहीं है, रिलेशंस, संबंध बनाने की है कि नहीं है, सेल्फ इमेज आपकी कैसी है, आप अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि नहीं है, कुछ करने की इच्छा आपके अंदर है, एम्बिशन है कि नहीं है, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव है चीजों को लेके कि नहीं है, डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, सोशेबिलिटी, आप लोगों से बातचीत करते हैं कि नहीं करते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में कि नहीं, ऑब्जेक्टिविटी, सब्र नाम की चीज है आपके अंदर कि नहीं, पेशेंस, ठीक है, डरते कितना हो, किस किस चीज से डरते हो, डिस्ट्रस्ट, भरोसा करते हो कि शक करते हो, है ना, जजमेंट आपका कैसा है, डोमिनेंस, इंपल्सिवनेस, इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनालिटी में जुड़ते हैं। कुल मिला के आप अभी तक कहानी डेफिनेटली समझ गए होगे। सेकेंड लास्ट टेस्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। यहां पे जनरल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जानी जाती है। बेसिकली यहां पे आईक्यू मेजर होता है ना, इट इज बिकॉज टू मेजर द आईक्यू ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है, जैसे कि उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसे कि उसकी वोकैबुलरी, उसकी मेमोरी, उसकी वर्बल इन्फ्लुएंसी की वो बातचीत करने में फ्लुएंट है कि या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंटेलिजेंस टेस्ट में आती हैं। सिक्स्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ टेस्ट इज ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब ये होता है कि वो जिस जॉब को करने आ रहा है उसमें उसका कितना प्रोफिशिएंसी और कितना स्किल है, स्किल लेवल और प्रोफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। यहां पे उसको रिटर्न करके या स्किल दिखा के कहा जाएगा कि ये मशीन चलाने के लिए आयो ना, चला के दिखाओ, चलो दिखाओ चला के, ठीक है, पढ़ाने आयो ना, पढ़ा के दिखाओ, डेमो दो, पढ़ा के दिखाओ तो देखें तो पढ़ाते कैसा हो। अब ऐसी चीजें यहां पे आपको उसके हम कहते हैं ट्रेड टेस्ट, ठीक है। जैसे भैया अगर कोई प्लम्बर को ला रहे हो तो प्लम्बिंग कर रहा है, फॉर कारपेंट्री रिक्वायर यूनिक सेट ऑफ नॉलेज। अब अगर कोई प्लम्बिंग कर रहा है या कारपेंट्री कर रहा है, प्लम्बिंग बेटा होता है बेसिकली वॉशरूम वगैरह का जो नल वगैरह का जो काम होता है, वाटर पाइप वगैरह का काम होता है, कारपेंट्री बेसिकली लकड़ी का जो काम होता है, आप उसमें कैसे हो, वहां पे आपको नॉलेज भी चाहिए एंड स्किल्स भी चाहिए, ठीक है, तो उसे कहते हैं ट्रेड टेस्ट। अब ये कहानी मैंने इतनी इसलिए सुनाई ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि सिलेक्शन टेस्ट कितने तरीके के होते हैं, जो मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा। ओके, ठीक है, बात अपन लोग कर रहे थे, रिपीट कर दे रहा हूं, सिलेक्शन के प्रोसेस की,
प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर लिया, सीवी छटनी कर दी, सिलेक्शन टेस्ट, अभी 2 ही हुए हैं। अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस, बैकग्राउंड चेक। ठीक है, तो ये सब हो गया। हाँ भाई, अब हम उस बंदे का इंटरव्यू लेते हैं। अब जल्दी जल्दी चीजें हो जाएंगी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हम उसका इंटरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि वो कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं है। उस कैंडिडेट के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और कैंडिडेट के बारे में एक्यूरेट पिक्चर, कैंडिडेट के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। फिर रेफरेंस चेक करते हैं। रेफरेंस चेक करते हैं कैसे? भैया जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी रेफरेंसेस एम्प्लॉय ने, एप्लीकेंट ने हमको दिए हैं, वो चेक करते हैं। देखते हैं कि कैंडिडेट का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, घर पे कौन कौन लोग हैं। पास्ट एम्प्लॉयमेंट, जहां वो पहले नौकरी करता था वहां से क्यों निकाला गया या क्यों निकला है, स्विच क्यों करना चाहता है, एजुकेशन क्या है, पुलिस रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है उसके खिलाफ। फिर हम एक सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं। कैंडिडेट हु क्लियर द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक इज प्रिपेयर्ड एंड देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर लिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। आपने सब कुछ कर लिया, अब आप क्या कर रहे हो? सिलेक्शन डिसीजन ले रहे हो। अच्छा, हम लोग एक एग्जांपल लेके चले थे, मैं तो भूल ही गया। हाँ, 2000 लोग अभी आपके पास टेस्ट देने आए। अब टेस्ट में बाहर हो गए क्या कहते हैं 500 लोग, बचे आपके पास 2500। ठीक है, चाहिए कितने? नहीं, बचे आपके पास 1500। ओके, चाहिए कितने? 1000। फिर आपने रेफरेंस चेक किया, 1400 बचे। फिर आपने सिलेक्शन डिसीजन ले लिया और 1000 लोगों को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके। बात करते हैं फिर सेलेक्ट करने के बाद आप उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हो। कौन करता है? एक मेडिकल एक्सपर्ट जो कि क्वालिफाइड होगा अपने काम में। एक डॉक्टर या एक मेडिकल एक्सपर्ट जो कि क्वालिफाइड होगा अपने काम में, वो उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। फिजिकल फिटनेस के बारे में कैंडिडेट की बताएगा, सर्टिफाइड करेगा कि भैया कैंडिडेट फिजिकली फिट है या नहीं है। फिर आप उसको एक जॉब ऑफर देते हो। कैसे देते हो? आप उसको अपॉइंटमेंट लेटर या जॉब लेटर देते हो, जहां पे कितना सैलरी हम ऑफर कर रहे हैं, क्या कंडीशंस हैं, ये सारी चीजें आप लिखते हो, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह आप लिखते हो। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर जब वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, देखो सबसे पहले आप ऑफर देते हो, यानी कि सबसे पहले दिया जाता है जॉब ऑफर। अब जॉब ऑफर को जब एम्प्लॉय या कैंडिडेट एक्सेप्ट कर लेता है ना, फिर उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टी साइन करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं होता, दोनों पार्टीज के लिए होता है। एम्प्लॉयर के लिए भी होता है और एम्प्लॉय के लिए भी होता है। ठीक है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब एम्प्लॉयमेंट रिलेशन आपकी जो है वो लीगली बाइंड हो गई, यानी कि कानून की नजरों में आपको 10 या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है एक एम्प्लॉय को, उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, लिखा हुआ है आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर द कैंडिडेट हैज टू गिव हिज एक्सेप्टेंस। जॉब ऑफर मिलने के बाद, जो मैंने आपको बताया, कैंडिडेट को एक्सेप्ट करना होता है। उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, जहां पे कितनी सैलरी मिलने वाली होती है ये लिखा होता है, जहां पे लीव के जो भी रूल है कि भैया कितनी छुट्टियां वगैरह मिलेंगी, ठीक है, ये लिखा होता है कि भैया मेडिकल लीव कितनी होगी, कैजुअल लीव कितनी होगी, कितने घंटे काम करना है, ये लिखा होता है। एम्प्लॉय को टर्मिनेट कैसे किया जाएगा, जब चाहे कंपनी एम्प्लॉय को निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती है। और भी कुछ चीजें लिखी होती है, जैसे जॉब टाइटल, आपकी जॉब को कहा क्या जाएगा। जैसे हमारी जॉब को क्या कहा जाता है? फैकल्टी, माने कि हम पढ़ाने का काम है, फैकल्टी। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? भाई बच्चों को पढ़ाना सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कब से ज्वाइन किया, रेगुलर सर्विस। उसके बाद सैलरी कितनी है मेरी, ये सारी चीजें लिखी होंगी। वर्किंग आवर्स, कितने घंटे काम करने हैं, छुट्टियां कितनी मिलेंगी, अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं किसके पास जाऊंगा। ठीक है, डिसिप्लिन कैसे कैसे क्या क्या है, टर्मिनेशन, मुझे निकाला कैसे जाएगा, मैं कैसे छोड़ सकता हूं, नोटिस पीरियड वगैरह, वो सारी चीजें यहां लिखी होती हैं। एंड मूविंग टू आर वन ऑफ द लास्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, क्या क्या समझ लिया, एक बार शुरू से रिपीट कर दे रहा हूं। हम लोगों ने स्टाफिंग का मतलब समझा, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक समझी, हम लोगों ने इंपॉर्टेंस समझी, हम लोगों ने एचआरएम समझा, हम लोगों ने स्टाफिंग की प्रोसेस को समझा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, है ना, एंड ये सारी चीजें। फिर हम लोगों ने समझा आपके रिक्रूटमेंट को प्रॉपर तरीके से, इंटरनल, एक्सटर्नल,
मेरिट्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल, लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल, सिलेक्शन समझा, सिलेक्शन प्रोसेस समझा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट, बैकग्राउंड चेक, मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड थर्ड पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहां पे अपन लोग को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए मिलेगा। और बेसिकली यहां पे आप लोग सब चीजें जानोगे, एंड ये वन ऑफ द लास्ट टॉपिक है हमारे इस पूरे चैप्टर का। तो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। बेसिकली ट्रेनिंग, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, कुछ यही होता है। ट्रेनिंग में एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल बढ़ाने के ऊपर बात होती है। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच एफर्ट इज मेड, कोशिश की जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय के लिए कि उसकी नॉलेज और स्किल्स बढ़ाई जाए। इसके अलावा कुछ फीचर्स अगेन ट्रेनिंग के हैं। सबसे पहला फीचर, ट्रेनिंग पे किया हुआ खर्चा खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। ये बात आप भी समझ लीजिए। किसी भी कंपनी में जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग के ऊपर कुछ पैसे खर्च करती है ना, तो वो खर्चा नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि जितना ट्रेंड आपका एम्प्लॉय होगा उतना ही उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट, और वो वेस्टेज तो बिल्कुल नहीं है। ट्रेनिंग सबको नहीं दी जाती है, कुछ स्पेशल जॉब्स पे, मैकेनिकल जॉब्स पे ट्रेनिंग दी जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज दोनों के लिए ट्रेनिंग बेनिफिशियल होती है। ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूअसली दी जाती है लोगों को, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक साल ट्रेनिंग दी अगले साल नहीं दी, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट, ट्रेनिंग अलग, डेवलपमेंट अलग है। ट्रेनिंग और एजुकेशन भी अलग अलग है। न्यू एम्प्लॉयज के लिए भी ट्रेनिंग जरूरी है, ओल्ड एम्प्लॉयज के लिए भी ट्रेनिंग जरूरी है। ओल्ड एम्प्लॉय है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आता ही होगा, हर टेक्नोलॉजी से परिचित होंगे। एंड कोई भी मैनेजरियल लेवल का बंदा हो, ट्रेनिंग सभी के लिए जरूरत है। इंपॉर्टेंस समझते हैं ट्रेनिंग की। दो तरीके से इंपॉर्टेंस देखना है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या इंपॉर्टेंस है और एक एम्प्लॉयज को क्या इंपॉर्टेंस है। हाउ द ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ द ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट टू द एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इतने महंगे सामान को, इतने महंगे इक्विपमेंट को, इतने महंगी मशीन्स को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हैं, तो चाहते हैं ना उनका प्रॉपर तरीके से यूज हो। कैसे होगा? जब एम्प्लॉय ट्रेन होगा, जब एम्प्लॉय अच्छा सा काम करेगा तब तो होगा। तो मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। ठीक, सुपरविजन थोड़ा कम करना पड़ेगा जब एम्प्लॉयज ट्रेन होंगे। लोग छोड़ के भागेंगे नहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, लेबर टर्नओवर कम होगा। लेबर टर्नओवर मैंने कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इसका जिक्र किया है वो आपको बताना है। ठीक है, याद कर लेना, हेनरी फ्योल का एक लेबर टर्नओवर का एक था जहां पे लेबर टर्नओवर डिस्कस किया गया था। ठीक है, एस से शुरू होता है वो प्रिंसिपल, इतनी हिंट में दे सकता हूं तो मैं, कमेंट करके बता देना। एब्सेंटिज्म, लोग छुट्टियां कम लेंगे, जब उनको काम अपना आता होगा तो अच्छे से काम करेंगे। बदलती हुई टेक्नोलॉजी को लोग अडॉप्ट कर पाएंगे और एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट होगा? उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि उनकी स्किल अच्छी होगी तो उनकी भी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। कल को कहीं और जाएंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, एक्सीडेंट से बचेंगे और जॉब सेटिस्फैक्शन भी उनकी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ट्रेनिंग का कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो भैया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग है। ठीक है, ओके, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट मींस टू इंप्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब यह है कि ओवरऑल एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एम्प्लॉयज की बढ़े। ट्रेनिंग में सिर्फ एक स्किल के ऊपर इंप्रूव करने की बात की जाती है, जबकि ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? एम्प्लॉय डेवलपमेंट से। तो यहां पे लिखा हुआ है, मार्क कर दे रहा हूं, एम्प्लॉय की ओवरऑल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की बात करता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। अपनी करंट पोस्ट पे भी कि भैया जो काम अभी कर रहे हो उसमें भी डेवलप हो जाओ, और आपको प्रिपेयर किया जाता है कि इन फ्यूचर अगर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप उसको भी निभा ले जाओ। ठीक है,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव ही यही है इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि वो इस तरीके के मैनेजर बनाएं जो प्रेजेंट में तो काम करें ही करें, बट फ्यूचर में और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर सके। बेसिकली अगर कोई मैनेजर है तो वो आज भी अच्छा काम करे, अपना प्रेजेंट में भी अच्छा करे, गुड करे, एंड उसको फ्यूचर के लिए भी तैयार किया जाए। ठीक है ना बच्चों? ओके, बात करते हैं फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट के अपने कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला, एम्प्लॉय डेवलपमेंट बात करता है मैनेजर्स की। ये मोर फोकस्ड है फ्यूचर पे, माने कि फ्यूचर मैनेजर्स को ट्रेन करने की, डेवलप करने की बात की जा रही है। ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात होती है, एजुकेशन भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, नई नई स्किल जानने का मौका मिलता है। यहां पे एजुकेशन की बात होती है, ट्रेनिंग की बात थोड़ी कम होती है। एजुकेशन ज्यादा है, ट्रेनिंग कम है। हिडन टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है कि अगर किसी इंप्लॉय के अंदर कोई हिडन टैलेंट है तो वो पनपे बाहर आए, अलग अलग टास्क, अलग अलग जॉब्स को, चैलेंजिंग जॉब्स को एम्प्लॉय मन लगा के करे। और बहुत सारे ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स भी यूज किए जाते हैं। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, इन सब के ऊपर बात की जाती है। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट के ये फीचर्स है। नीड क्या है? सबसे पहले डेवलपमेंट की नीड ये है कि आज के मैनेजर्स कल की फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर पाए। टू मेक द मैनेजर्स एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू प्रिपेयर वेज ऑफ प्रमोशन। अगर एम्प्लॉय को, मैनेजर को प्रमोट करना है तो उसको डेवलप करो पहले, तब तो प्रमोट करोगे ना। प्रमोट कर दोगे, काम आता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा नहीं पाएगा, फेल हो जाएगा। इससे पहले पहले डेवलप कर दो, फिर प्रमोट करो। ओके, मैनेजर्स को इस काबिल बनाना कि वो जो है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, वो ये जान सके कि कंपनी क्या कर रही है और उसका इफेक्ट क्या होगा। यानी कि मार्केट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि एक मैनेजर को इस काबिल होना चाहिए कम से कम कि वो ये जान सके कि वो क्या कर रहा है एंड इसका क्या इफेक्ट होगा, कंपनी क्या कर रही है और उसका क्या इफेक्ट होगा। टू क्रिएट एबिलिटी इन द मैनेजर्स फॉर टेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस, मैनेजर्स की उस एबिलिटी को जगाना कि वो सही डिसीजन लाइफ में ले पाए। ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल वर्क परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए और मैनेजर्स की मार्केट वैल्यू भी बढ़े। तो इन सब चीजों के बारे में बात करता है आपका डेवलपमेंट। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स अपन को पढ़ने हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आपने पढ़ा है एंड अभी भी कंफ्यूजन होगा कि सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क क्या है, अंतर क्या है, तो वो समझ लो, बहुत जरूरी है। सबसे पहला, ट्रेनिंग जो होती है वो एम्प्लॉयज के लिए होती है, डेवलपमेंट जो होता है वो मैनेजर्स के लिए होता है। मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी हमारी बदली, चेंज हो गई, उसके बाद हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। बाद में देते हैं ना, मतलब ये रिएक्टिव प्रोसेस है, बाद में देते हैं ट्रेनिंग। लेकिन ये प्रोएक्टिव है कि भैया फ्यूचर के लिए हम अभी से ही डेवलप कर रहे हैं, फ्यूचर मैनेजर्स को अभी से ही डेवलप कर रहे हैं, तो ये प्रोएक्टिव है, ठीक है। यहां पे एडिशनल स्किल्स बढ़ाना ऑब्जेक्टिव है, जबकि यहां पे टोटल पर्सनालिटी को इंप्रूव करना ऑब्जेक्टिव है। पर्सनालिटी ही मैनेजर की अच्छी हो जाए। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ट्रेनिंग 2 महीने 3 महीने चलती है, खत्म हो जाती है। डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसीजर है। यहां का ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टाफ को आज की स्किल सिखाना, टू मीट द करेंट नीड्स ऑफ स्टाफ। यह है कि भैया फ्यूचर नीड्स, कि फ्यूचर में अगर इसको हम डेवलप करेंगे तो ये अच्छा मैनेजर बनेगा। ट्रेनिंग करने का जो डिसीजन होता है वो किसका होता है? मैनेजमेंट का, कि भैया मैनेजमेंट सोचता है कि हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर है तो वो डिसीजन ले लेते हैं। इनिशिएटिव कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है। लेकिन यहां पे एम्प्लॉय को खुद से आगे आना पड़ेगा डेवलप होने के लिए। यहां पे इंडिविजुअल की अपनी काबिलियत होती है, डेवलप होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है, ठीक है। तो ये तरीके के डिफरेंस हो गए। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लास्ट टॉपिक है हमारा, जो कि है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो कुर्सी की पेटी थोड़ी देर तक और बांध के रखनी है। इजी टॉपिक है, समझ में आ जाएगा, बहुत जरूरी, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बेटा ट्रेनिंग जो होती है वो 2 तरीके से लोगों को दी जाती है, एक तो काम करते करते और एक वर्क इन्वायरमेंट से दूर ले जाके, कहीं दूर चले, कहीं दूर ले जाके जब ट्रेनिंग देते हैं ना तो उसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और अगर काम करते करते ट्रेनिंग देते हैं तो उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑफ द जॉब, यानी कि दूर ले जाके जब काम करवाएं।
अंडर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू लीव देयर वर्क प्लेसेस। एम्प्लॉयज को कहा जाता है कि अपनी वर्क प्लेस को छोड़ो, ठीक है, छोड़ना मतलब नौकरी नहीं छोड़नी है, सिर्फ वर्क प्लेस छोड़नी है, एंड कंसंट्रेट देयर एंटायर टाइम टुवर्ड्स द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला लेक्चर तो आप समझते ही हो कि आपको एक क्लासरूम में बैठा दिया और वहां पे एक बंदा आया, मेंटर आया और वो लेक्चर ले रहा है, कॉन्फ्रेंस ले रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज बढ़ जाएगी और क्योंकि आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो क्लासरूम तो आप जानते हो, नाम जुड़ा हुआ है क्लासरूम, लेक्चर, लेक्चर कौन देता है, टीचर। तो टीचर आया, एक्सपर्ट आया, मेंटर आया, उसने लेक्चर दिया, कॉन्फ्रेंस ली, थ्योरेटिकल नॉलेज बढ़ी क्योंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये तो हो गया क्लासरूम, बड़ा फेमस है। दूसरा है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब देखो बेटा, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब मैं बताता हूं, तुम्हें क्या लगता है, एक डॉक्टर जब 4 साल का एमबीबीएस करता है तो करते ही फिर वो ऑपरेशन करने लगता है, आदमी के अंदर चला जाता है वो कि भैया सर्जन अब हम हो गए, चलो आओ हड्डियां जोड़ते हैं, चलो आओ दिल का ऑपरेशन करते हैं। नहीं, ट्रेनिंग दी जाती है उसको, और ये एक आप कह सकते हो डेड बॉडी पे ट्रेनिंग दी जाती है। सुनने थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट ये सच है। उनको डेड बॉडीज पे ट्रेनिंग दी जाती है, हार्ट का ऑपरेशन करके दिखाया जाता है, मतलब कि जो वो काम करने वाले हैं उनको एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में पहले करना पड़ता है, फिर वो जिंदा इंसान के ऊपर बाकी काम करेंगे, उसके लिए तो जिंदगी पड़ी है। ऐसे ही एक पायलट को पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दे दिया जाता है हवाई जहाज, जाओ उड़ाओ हवाई जहाज, नहीं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, एक स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट होता है जहां पे उसको कहा जाता है कि ये बिल्कुल अपना कॉकपिट समझो और इसको विमान की तरह उड़ाओ। जब वो बहुत साल प्रैक्टिस करता है तब जाके उसको एक पायलट बनाते हैं, जिसको एक जहाज देते हैं एक्चुअली में उड़ाने के लिए। मतलब कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को हम लोग नियर द जॉब ट्रेनिंग भी कहते हैं। और इस ट्रेनिंग में एक सिमुलेटेड मतलब समझ रहे हो, आंखों का बिल्कुल झोंका लगेगा आपको असली, लेकिन असली है नहीं। इंसान तो पड़ा हुआ है ना, डेड बॉडी हो चाहे जिंदा हो, लगेगा कि जिंदा है लेकिन होगा नहीं, उसके ऊपर पहले ट्राई करो। एस्टैब्लिश्ड प्रॉक्सिमेट टू द मेन प्रोडक्शन प्लांट wherein the technical staff learns how to operate the tools and machinery, ठीक है। और वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होता है टू व्हाट दे विल बी यूजिंग एट द एक्चुअल वर्क। उनको टूल दिया जाता है, मशीन दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही टूल और मशीन जैसे उनको एक्चुअल वर्क में करना होता है। जैसे कि आप समझ लो कि जब कोई क्रिकेटर इंडियन टीम से खेलने जा रहा होता है ना, या किसी भी टीम से खेलने जा रहा होता है, पहले नेट प्रैक्टिस करता है, ठीक है। नेट प्रैक्टिस करके उसको अंदाजा हो जाता है कि वो क्या करने वाला है। ऐसे ही अगर आपको कहीं ले जाया जाए और आपको कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए, ठीक है, इंडस्ट्री में होने वाले बदलाव कैसे हुए, अगर मैनेजमेंट ऐसा कुछ करता है कि आपको फिल्म दिखाता है, डॉक्यूमेंट्री दिखाता है, तो इसे फिल्म डॉक्यूमेंट्री में डालते हैं। कंप्यूटर मॉडलिंग का क्या मतलब है, ट्रेनीज आर ट्रेन्ड यूजिंग अ कंप्यूटर टू इंप्रूव देयर स्किल्स एंड नॉलेज स्पेशली फॉर हाई रिस्क और सिचुएशन। यहां पे कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स का यूज करके आपकी स्किल और नॉलेज को बढ़ाया जाता है। तो ये हो गया कंप्यूटर मॉडलिंग। और अब आता है बच्चों ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेसिकली वही होता है जो मैंने आपको बताया कि भाई जॉब करते करते आपको कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। ऑफ द जॉब में 4 पार्ट थे, पहला क्लासरूम लेक्चर, दूसरा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, तीसरा आपका वो हो गया क्या बताया था, फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री, और चौथा जो है वो है आपका कंप्यूटर मॉडलिंग। यहां पे भी 4 चीजें आती हैं। ऑन द जॉब में सबसे पहला कोचिंग। कोचिंग आप जानते हो जहां पे आपको 1-to-1 ट्रेनिंग दी जाती है। कोचिंग आप जानते हो ना, 1-to-1 ट्रेनिंग, ठीक है। और आपको आपके वीक एरियाज पकड़ाए जाते हैं कि आप इस चीज में कमजोर हो तो आपको उस पर काम करना है। जैसे आप जब छोटे थे एंड आप मान लो आपको मैथ्स में आप कमजोर हुआ करते थे, तो पापा ने एक टीचर को लगवा दिया था कि हाँ भाई वो घर आएगा और आपको पढ़ा के चला जाएगा, यानी कि कोचिंग देने आएगा, ठीक है। मेंटरिंग भी कोचिंग की तरह होता है लगभग। यहां पे एटीट्यूड का डेवलपमेंट, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मैनेजरियल एम्प्लॉइज, कि भैया जो मैनेज करते हैं एम्प्लॉइज उनको करते हैं मेंटरिंग। जैसे यहां पे टीचर्स हमेशा बोलते हैं कि वी आर द मेंटर्स। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर हूं। मेंटर का मतलब यही है बेटा, टीचर क्या है, सिर्फ पढ़ा के चला जा रहा है। मेंटर का मतलब क्या है, मेंटर का मतलब है कि मैं आपके एटीट्यूड को बिजनेस स्टडीज की तरह, बिजनेसमैन की तरह डेवलप करा रहा हूं। आपके एटीट्यूड को बदलना चाहता हूं, सिर्फ पढ़ाने नहीं आया हूं, आपको पेपर निकलवा के देना चाहता हूं, और उसके लिए जरूरी है आपके एटीट्यूड को बदलना। इसीलिए मेंटर, समझ रहे हो मेंटरशिप क्या होती है। जॉब रोटेशन देखो,
कभी कभी जब आप घर में खाना नहीं खा रहे होते हैं तो मम्मी कहती है परेशान होके कि बेटा एक बार अपने आप को मेरी जगह रख के सोच और मुझे अपनी जगह रख के सोच। मैंने तेरे लिए इतने प्यार से मेहनत से खाना बनाया है और तुम हो कि तुम्हें बैगन की, लौकी की, कद्दू की सब्जी नहीं पसंद है। ठीक है, तो कहने का मतलब है मम्मी कहती है कि भाई एक दिन तुम भी खाना बना के देखो, कितनी मेहनत लगती है खाना बनाने में, फिर समझ में आएगा कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं। यानी कि जॉब रोटेशन, आप उनका रोल निभाओ, वो आपका रोल निभाएं, दोनों को एक दूसरे की रोल के बारे में चैलेंजेस पता लगे। फिर तुम भी कहते होगे मम्मी ऐसा करो, तुम भी एक दिन स्कूल जाओ, पढ़ के देखो, पता लग जाएगा कि आज के जमाने में कितनी टफ है। तो एक दिन मम्मी भी ऐसा करके देख ले और आप भी खाना बना के देख लीजिए, पता लग जाएगा दोनों लोगों को कि दोनों का काम इंपॉर्टेंट है, दोनों का काम कठिन है, अपने अपने स्तर से देखा जाए। इसे कहते हैं जॉब रोटेशन। जब आप ट्रेनिंग देते हो जॉब को स्विच करके। अप्रेंटिसशिप क्या होती है? अप्रेंटिसशिप एक्सपर्ट्स के अंदर दिया जाने वाला डायरेक्ट सुपरविजन में आप ट्रेनिंग करते हो। अप्रेंटिसशिप बेसिकली प्लम्बिंग, कारपेंट्री, इन सब चीजों में आपको एक्सपर्ट्स के अंदर डायरेक्टली रखा जाता है और आपको अप्रेंटिसशिप दी जाती है। आई होप बच्चों की आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच for joining the session and this one shot is very important for you all। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वन शॉट आपके लिए स्टाफिंग का। तो अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पूरा वन शॉट देखा होगा। अप्रोक्सीमेटली 1 hours and 45 minutes लगे मुझे इस पूरे स्टाफिंग के चैप्टर को पढ़ाने के लिए एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में पूरा का पूरा आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। एंड इसके बाद हम लोग अपने ये जर्नी जो वन शॉट की है ये आगे कंटिन्यू रखने वाले हैं। डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केट्स, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। तो इस चैनल से जुड़े रहो। अगर वन शॉट देखने हैं मेरे और बाकी टीचर्स के, अगर वीडियोस देखनी है मेरी और बाकी टीचर्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। CUET अड्डा 24/7। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ऐसे ही हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।